दोस्तों नमस्कार, मैं अनूप रावत आप सभी दर्शकों का महाकाली सम्मेलन 2020 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रसिद्ध कालिका मंदिर बेरोकाल ब्लॉक से 20 किलोमीटर दूर गढ़वाल और अल्मोड़ा के सीमांत क्षेत्र में स्थित है। मंदिर में पूजा अर्चना की जिम्मेदारी पटियारी वंशज गढ़वाल और अल्मोड़ा को दी गई है, जो कि सनातन रूप से आज भी इसका निर्वहन कर रहे हैं। मंदिर वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और प्रत्येक 3 साल में यहाँ पे एक भव्य मेला होता है, जिसको स्थानीय भाषा में जतोड़ा भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो था बैकग्राउंड, मंदिर का बैकग्राउंड। और अब आपको मिलाते हैं एक ऐसे शख्सियत से जो कि उत्तराखंड में गांव में रहकर बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी विकास की योजनाओं में अपना सहयोग करते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी जाना जाता है और बहुत हर मुद्दे पे अपनी बेबाक राय रखते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं और रिटायर नौसेना से रिटायर हैं। तो हम बात कर रहे हैं नेगीदा लखोरिया जी की। नेगीदा, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सभी पैनल में बैठे हुए सभी सज्जनों का भी नमस्कार और धन्यवाद और स्वागत है मेरी ओर से। जी जी सर। सर, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप महाकाली सम्मेलन 2020 में आप हमसे जुड़े। और सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आप एक सर अपना छोटा सा परिचय और उसके बाद वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। जी श्योर श्योर। जो भगवती कालिका का मंदिर है दुसान में है एकदम से, तो जैसा आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, गढ़वाल और कुमाऊं के सीमा पर है। तो उसमें जो एक तरफ का गांव है मल्ला लखोरा, मैं उस गांव का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म वहां हुआ है बिचला चौकोट पट्टी में, और जनपद अल्मोड़ा है। और जिस अभी वर्तमान निवास जो है, जहां से हम कालिका द्वार नीचे से शुरू होता है रोड से, वहां पर मैं रहता हूँ। खाली रैया बोलते हैं उस जगह को। तो अगर किसी को निकटस्थ जाना हो मंदिर से तो वो मुझे सबसे पहले मिल सकता है, अगर हम इस तरफ से जाते हैं, जोगीमढ़ी और धोबीघाट छोड़ के इस तरफ से, अपनी तरफ से। तो मेरी जो पढ़ाई हुई है बहुत सीमित हुई है, जैसे कि सामान्य सभी की होती है 10-12 जैसे। उसके बाद मैंने नौसेना में अप्लाई किया था 1985 में, और भगवती की बड़ी कृपा हुई कि मैं उसमें सिलेक्ट हुआ। और सिलेक्ट होने के बाद मुझे वहां पर एरोनॉटिकल ब्रांच मिला। तो नौसेना के अंदर जो ब्रांचेज होती हैं, एक तो शिप से संबंधित होती है, एक पानी के जहाज से, और एक होती है एयर से, यानी कि हवाई जहाज से। उसके बाद उसमें बहुत सारा विस्तार होता है। तो मैंने इस पूरी सर्विस में 15.5 साल नौकरी की है, और जितना मेरे से हो सकता था मैंने समुद्र में, हवा में काम किया है। और उसके बाद से मैं 2001 से अपना राज्य से जुड़ा हूँ। तो फिर जैसे जैसे बनती हैं ये स्कीम्स आती हैं, उस पर कुछ पॉइंट्स रखने होते हैं, तो पॉइंट्स भी हम देते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से राजनीति से नहीं है, लेकिन राजनीति को हम नजदीक से परखते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है करके। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप परिचय देने के लिए अपना। और सर, जैसे कि ये महाकाली सम्मेलन है, तो इसमें आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो हाल ही के वर्षों में जो महाकाली मंदिर के अराउंड जो बदलाव हुए हैं, कुछ विकास के कार्य जो भी हुए हैं, तो सर आप किस तरह से इसको देखते हैं, किस तरह से इस विकास को देख रहे हैं और आपकी इस पे क्या राय है? क्या और कुछ आइडियाज और क्या वहाँ पे होना चाहिए? किस तरह से आप हमारे जो व्यूअर हैं उनको किस तरह से आप देख रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप बताएं। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि इसका सटीक और सबसे अच्छा उत्तर तो वही दे पाएगा जो निकट में रहता है। क्योंकि दूर का आदमी तो एक दिन आएगा तो वो देखेगा, उसको अच्छा ही लगेगा या जो भी लगेगा। हम जो इस निकटस्थ क्षेत्र के, हमारा 24 घंटे जब डांडा काम से या कुछ भी काम गढ़ में बोलन में कोई आपत्ति तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं सर। आप हाँ नहीं सर। तो जो डांडा का काम है, बकरी चराने का, भेड़ चराने का, उसमें भी हम एक भक्ति भाव में रहते हैं भगवती के नाम से। लेकिन जो हमने पिछले 30 साल में या 40 भी बोलो तो 40 साल में भी जो देखा है, उसमें और आज में बहुत बड़ा अंतर आया है। एक जैसे कि सुविधाएं वहां पर आई हैं, वहां पर अब पुजारी की व्यवस्था हुई है, दिन रात मंदिर में जागृत पीठ है तो दिन रात वहां पर व्यवस्था रहती है, सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, लाइट की व्यवस्था है, कैमरे की व्यवस्था है, स्टेट ऑफ आर्ट है, मतलब कि एकदम अप टू डेट काम करके रखा हुआ है। जो अभी उसमें जितना और होना बाकी है, कुछ चीजें पूर्व अध्यक्ष जिनसे हमने बात की थी उनको भी हमने अपने सजेशन रखे थे। उसके बाद जो वर्तमान अध्यक्ष है उनसे भी बात की। निरंतर हम संपर्क में रहते हैं कि यहाँ पर ऐसा करवा दीजिए, ऐसा करवा दीजिए। तो फिलहाल जो समिति कर रही है, मैं उससे पूरा संतुष्ट हूँ, बहुत ही ज्यादा। और मेरे पास एक अपना पेज भी चलता है लखोरा कालिका गढ़ी, तो मैं उसमें ये चीज डालता रहता हूँ। बाकी ये महाकाली का पेज है, मैं इसमें भी फॉलो करता हूँ।
और पीछे मैं एक और पेज में एडिटर भी था। तो मेरा हमेशा से 24 घंटे में कम से कम 24 बार तो होता ही होता है कि भगवती का नाम लेना और सबको बताना कि यहाँ पर ऐसा है। जो चीजें थोड़ी बहुत गलत हो रही हैं वो मैं बता देता हूँ, अगर किसी को आपत्ति ना हो। कि जो गलत होता है, जैसे कि हम एक ट्रेंड चलाते हैं कि प्रदेश में क्या होता है। प्रदेश प्रदेश है और उत्तराखंड उत्तराखंड है। उत्तराखंड को श्रेष्ठ भूमि इसलिए कहा गया है, उत्तराखंड है देवभूमि। तो यह देव तो गई और हिसाब उस हिसाब से हमारे जो नए भक्त आ रहे हैं उनको उसी हिसाब से चलना चाहिए जिस हिसाब से स्थानीय प्रथाएं हैं, ना कि कोई बाहर का ड्रामा ढकोसला करे। तो वो हम उन लोगों को भी समझाते कि देखिए आपको ऐसे करना चाहिए, यहाँ पर इस तरह से चलता है, यहाँ पर ज्यादा माइक स्पीकर अपना मोबाइल वोबाइल कई लोग वहां बजाते हैं, हम भी वहीं रहते हैं, बैठते हैं मंदिर के अंदर पाठ करते हैं। तो हमने कहा ये सब डिस्टरबेंस नहीं करनी। कई लोग स्नैपशॉट करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, हमने उनको भी बताया कि देखो फोटोग्राफी आप सीनरी की कीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या होता है कि जो जागृत पीठ होती है उसकी देवी की आभा कम होती है अगर आप उसकी फोटोग्राफी करते हो। क्यों? जागृत पीठ कैसे? क्योंकि यहाँ पर शिलाएं हैं, पवित्र शिलाएं। वो पवित्र शिलाओं से ही ये पीठ जागृत होती है जिसमें कि काली यंत्र होता है। और अन्य जगहों पर अगर कोई मंदिर स्थापित करता है, विग्रह स्थापित करता है, मूर्ति स्थापित करता है और वहां पर अगर यंत्र स्थापित नहीं करता है तो उनको सिद्धपीठ नहीं कहते हैं, उनको एक मंदिर कहते हैं जस्ट। तो हम जागृत पीठ इसलिए कहते हैं कि 24 घंटा जो हमारे देवी जागृत देवी च, तो यहाँ पर थोड़ा सा भी हमारी गलती होती है उसका भुगतान यहाँ की स्थानीय जनता को करना पड़ सकता है, या उसका जो है इनवर्स और रिवर्स इफेक्ट जो भी हो सकता है संभव है। और लोग इसको बोलते हैं दकियानूसी है या अंधविश्वास है, तो मैं उसको सिरे से खारिज करता हूँ। जागृत पीठ के ऊपर एकदम भक्ति भावना से जाना है। आपको कम आता है तो आप कम कीजिए, पर आप ऐसा कुछ मत कर दीजिए जो वहां की प्रथा के अनुरूप ना हो। जी 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 सर। सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप माँ काली मंदिर के ऑफिशियल पेज को फॉलो करते हैं और बातों को आगे तक पहुंचाते हैं जैसे कि आपने कहा। दूसरा सर ये है कि जैसे आप वहाँ पे रह रहे हैं और आप बहुत करीबी से देख रहे हैं मंदिर को, तो सर टूरिज्म के लिहाज से किस तरह की अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे डेवलप हो सकती है, उस पर आपकी क्या राय है? राइट। देखिए सर, टूरिज्म के लिए बीच में कई सारे प्रपोजल गवर्नमेंट की तरफ से भी आए थे, गेस्ट हाउस के भी प्रपोजल आए थे। गेस्ट हाउस मुझे भी कहा गया था कि आप यहाँ पे कालिंका क्षेत्र में आप ले लीजिए। तो मैंने उनको कहा भाई देखिए, गेस्ट हाउस का एक सिस्टम दूसरा होता है, जिसका उसमें वर्चस्व रहता है वो उसको हैंडल करता है। तो गवर्नमेंट का मैटर तो एकदम ऐसा है कि जिसको हम एकदम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई वीआईपी आ गया, वो हो सकता है भक्ति भावना से ना आया हो, किसी भी भावना से आया हो, तो वो तो हमने कहा इसको तो रूल आउट कर देते हैं। बाकी टूरिज्म के हिसाब से जैसे दूर दूर से आ रहे हैं लोग, वो आए, दर्शन करें, अपने आंखों को पवित्र करें, नेत्रों को पवित्र करें और अपनी मनोकामना जो भी अभिलषित भावनाएं हैं वो पूरी हो उनकी। लेकिन एज ए होल इन दिस एरिया, मतलब कालिंका क्षेत्र के एरिया में कम से कम आधा किलोमीटर दूर तो कोई भी ऐसा गेस्ट हाउस या कोई होटल ये नहीं बनना चाहिए, ये मेरा सोचना है। क्योंकि जब आप ऐसी चीजें ले आते हैं तो आपने देखा है कि केदारनाथ में लोग हनीमून मनाने जा रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड नो। और बाहर वाले आदमी को आप किस किस को आपको समझा दोगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर डेवलपमेंट हो, दूर हो, और ये जो हमारी कालिंका की ऊपर जो शिखर है वो शिखर पवित्र ही रहे, वहां इस प्रकार का इसको एक तरह से सामाजिक अतिक्रमण ही कहेंगे तो वो ना हो, कुछ कुछ दूर हो। और आई एम वेरी श्योर कि टूरिज्म डेवलप होगा, इससे थोड़ा बहुत रोजगार जो जो हो सकता है संभव है वो होगा। लेकिन हमेशा भी नहीं होता, क्योंकि हमने जहां जहां देखा है टूरिस्ट स्पॉट बने हैं वहां वहां लोग बाहर के लोग आके ज्यादा जमे हैं और हम अपने लोग अच्छा से वहां पे रोजगार सृजित नहीं कर पाए। और होता ही तो नैनीताल के लोग भी आज दिल्ली में ही हैं, गुप्त काशी के लोग भी दिल्ली में ही हैं, बद्रीनाथ के लोग भी दिल्ली में ही हैं। तो इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट होने के बावजूद जब लोग वहां से फिर भी पलायित हो रहे हैं तो फिर रोजगार उनके लिए सृजित क्यों नहीं हुआ? आप देखेंगे नैनीताल के अंदर जो नाव चलाता है वो कुमाऊनी आदमी नहीं है, गढ़वाली आदमी नहीं। आप देखेंगे नैनीताल के अंदर जो रिक्शा चलाता है वो कुमाऊनी आदमी नहीं है, गढ़वाली आदमी नहीं है। जो होटल चलाते हैं उसमें हार्डली 8 to 10% लोग हैं जो कि कुमाऊनी लोग हैं, वो चलाते हैं। बाकी सब होटल चलाने वाले बाहर के। उनमें ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत अगर कोई किसी को काम मिलता है
तो उसकी जो सैलरी होती है इतनी कम होती है कि अगर मान लीजिए मैं पिथौरागढ़ से नौकरी करने नैनीताल में आता हूँ, मुझे 5,000 रुपये सैलरी मिलता है, तो मैं गुड़गांव क्यों नहीं चला जाऊंगा जब मैंने अपना घर छोड़ ही दिया? तो क्यों, आप एग्री करते हो कि नहीं करते इस बात को? जब मैं पिथौरागढ़ से निकल के आ गया धारचूला से, तो मैं नैनीताल में 5,000 रुपए की नौकरी क्यों करूंगा? तो मैं गुड़गांव चला जाऊंगा ना, वहां मुझे कम से कम 10,000 12,000 मिल जाएगा। सो इसको मैं बहुत अच्छे से पॉजिटिव परव्यू में नहीं देखता हूँ कि हम अगर टूरिज्म लेकर आएंगे तो हमको रोजगार मिलेगा। मैंने बहुत पीछे तक पूरा छान के देखा है कि हम इसमें बहुत ज्यादा सफल नहीं रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा कोई टूरिज्म लाने से कुछ बहुत ज्यादा क्रिएट कर दिया हो। दैट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल इन आवर प्लेस, but in Goa it is there, in Kerala it is there, in Sikkim it is there, in Rajasthan it is there, in Kashmir it is there, because they are stick to their own system. But in our case हम क्या करनी, लूजर एंड पर खड़े नहीं हमेशा, कख लूजर एंड पर। तो लूजर एंड पर खड़ों से हमारे क्या है, सबसे पहले हमको धन अभाव है। दूसरी बात, हमारे पास जो अपडेट नॉलेज है वो नहीं है, बाहर बहुत चालाकी चलती है, स्मार्टनेस चलती है। तो इसमें से हम में से कोई आदमी निकलकर अगर आता है जो प्रदेश में रहा हो, मुंबई में रहा हो, जिसके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, अगर वो रोजगार लेकर आते हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगा। बट मैं उसका स्वागत नहीं करूंगा कि आप बाहर से बहुत सारे लोग ले आओ लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग लाइक अर्लियर व्हेन वी वर देयर अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी रिजिम, राइट? आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ और सभी लोग भी समझ रहे होंगे। जी सर, अब जी आपके अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं श्री राजेश सिंह रावत जी और मिस्टर दीपक रावत जी। तो मैं उनके पास जाना चाहूंगा, राजेश सिंह रावत जी के पास पहले जाना चाहूंगा। जी राजेश सिंह जी, आपके क्वेश्चन। हाँ, मैं सबसे पहले तो मैं नेगी लखरे जी को नमस्कार करना चाहूंगा। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी मैं काफी टिप्पणियां पढ़ता हूँ, आपकी स्टोरी में मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा आप बहुत अच्छे लेखक हो मेरे हिसाब से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और जैसे कि आप जो है कि पूर्व भारतीय नौसेना में इंजीनियर से मेरे ख्याल से रिटायर्ड है, मेरे ख्याल से आप। जी रिटायर्ड, सेवानिवृत्त हो। सेवानिवृत्त। तो इसके बारे में भी कुछ आप बताएंगे, मैं सुनना चाहूंगा आपसे। और आगे जो है कि हमारी जो नई पीढ़ी, नई हमारे नौजवान युवक हैं, तो उनको आप क्या प्रेरणा इस बारे में देना चाहोगे, या उनको क्या अप्लाई या क्या करना चाहिए, या कितनी साल की सर्विस क्या है उसके बारे में, या कितने प्रतिशत क्या चाहिए उसमें, तो उसके बारे में थोड़ा विवरण देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और शायद कि हमारे नौजवानों को भी अच्छा लगेगा आपसे ये सुनकर। जी सर, बहुत बढ़िया। तो भारतीय नौसेना का जो हिसाब है, पहले मिलिट्री समझ लेते हैं। व्हाट इज मिलिट्री? डिफेंस क्या है? डिफेंस मतलब ट्राई सर्विस, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, राइट? ये नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, नौसेना, थल सेना और वायुसेना, तीन है। इनसे बनती है हमारी ट्राई सर्विसेज, जो रक्षा मंत्रालय के अंडर होती है और जिसके कमांडर इन चीफ होते हैं भारत के राष्ट्रपति, जो महामहिम कोविंद साहब अभी हैं। तो वो ट्राई सर्विस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है। उसके बाद जो पारामिलिट्री फोर्सेस है उसमें आता है आपका कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, और ऐसे करके वो गृह मंत्रालय के अंडर आते हैं। उनकी सर्विस होती है 56 साल। और जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की सर्विस होती है, मिनिमम जवान्स के बारे में यदि बात करते हैं तो वो होती है 15 साल। उसमें क्या होता है कि आर्मी के अंदर जैसे कोई जवान प्रमोट हो जाता है तो वो उसकी सर्विस एक्सटेंशन करने का उसको चांस मिल जाता है। 2 साल बढ़ गई, 3 साल बढ़ गई, हवलदार की 24 साल हो गई, नायब सूबेदार की 28 साल हो गई, इनकी 32 साल हो गई। एयरफोर्स में भी ऐसा है। लेकिन नौसेना में क्या है कि आपका 15 वर्ष का बॉन्ड जिस दिन समाप्त हो गया, आप उस दिन जय हिंद बोलकर आ सकते हैं। उसके बाद आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप यहाँ रहें। आपकी इच्छा है आप रहें, आपकी इच्छा नहीं है आप ना रहें। उसके लिए क्या करना है, 12वीं पास अभी होना चाहिए हमको साइंस साइड से। तो 12वीं पास से एसएसआर का एक एंट्री होता है। एसएसआर मतलब सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट उसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हम सरफेस और एयर के लिए काम करने के लिए, सरफेस का मतलब समुद्र की सतह पर चलने वाला समुद्र का जहाज, युद्धपोत, और आकाश में चलने वाला जिसको बोलते हैं
वायुयान है ना, ठीक है। वायुसेना। तो वो नेवी के पास हमारे 3 चीजें होती हैं। एक हो गया समुद्र का जहाज, पानी का, एक समुद्र में जहाज के ऊपर जो जहाज होता है हवाई जहाज, वो एयरक्राफ्ट जिसको एविएशन विंग बोलते हैं। एक पानी के नीचे होता है सबमरीन, मतलब पनडुब्बी। तो हम तीनों क्षेत्र में काम करते हैं। बड़ी काम की बात ये बताना चाहता हूँ कि आर्मी का जो स्ट्रेंथ है इस टाइम पर, इंडियन आर्मी का, मान लिया जाए कि वैसे तो बोलना नहीं चाहिए पर जो भी होगा मोर देन 10 लाख है, 15 लाख के समवेयर। जी तो जी उसके अनुपात में नौसेना का बहुत ही कम है, लेस देन 1 लाख है, यानी लेस देन 70,000 है। जितना बॉर्डर आर्मी कवर करती है, इंक्लूडिंग उसको बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ नहीं, आईटीबीपी, एसएसबी सब कवर, असम राइफल, इतना कवर करने के बाद इतनी सेना भी है। तो नौसेना में केवल उतने ही लोग हैं जितने की मैंने आपको बताए, वो पूरा तट भारत का कवर करती है। उसके अतिरिक्त नौसेना सर्वे करती है जमीन का, जैसे पानी का सर्वे होता है, तो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस देहरादून में है, हमारे राज्य में ही है, ये भी बड़ी खुशी की बात है। और उसका सर्वे का काम भी भारतीय नौसेना करती है। इसके अतिरिक्त हमारे पास बहुत सारे हवाई अड्डे हैं, जैसे कोचीन एयरपोर्ट है, गोवा एयरपोर्ट है, मुंबई में भी है, सांताक्रूज, इस प्रकार से कई ऑपरेट का एयरपोर्ट का हम संचालन करते हैं, जहां से विदेशी फ्लाइट या हमारी अपनी सर्विस की फ्लाइट आती है जाती है, तो वो भी नेवी संचालित करती है। तो आप जैसे नौजवानों के लिए ये बहुत अच्छा, सुखद और एक ब्रिलियंट और एक एक्साइटिंग फ्यूचर है। इसके लिए वेबसाइट पर आप जाएंगे, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो nausenaBharti.com करके साइट है और उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। तो यदि हम एक जनरली सीमैन की बात करते हैं, यानी कि सिपाही रैंक की बात करते हैं, तो 10वीं 12वीं दोनों को लेते हैं, तो 10वीं वालों का काम थोड़ा दूसरे तरीके का है, लेकिन एज ए होल 12वीं वालों को ज्यादा पसंद किया जाता है, वो भी साइंस। उसमें से हमको फिर ब्रांचेज मिलता है, अगर मैं जिस ब्रांच में मुझे मिला है काम, उस काम उसमें हम रहेंगे। नौकरी तीनों जगह करनी पड़ेगी, शिप में भी करनी पड़ सकती है और सबमरीन में भी करनी पड़ सकती है और हवाई जहाज में भी, वो आगे के सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। कुल मिला के एक थ्रिलिंग करियर है, एक्साइटिंग करियर है, बहुत ही सुंदर। और इसमें क्या होता है कि आपको जो सीखने को मिलता है, जैसे कि हम फायर फाइटिंग एक्सपर्ट है। ये आजकल ये कोरोना चल रहा है, सबको पता है, कोरोना में एक वायरस है ना, कोरोना वायरस। तो ये कोरोना वायरस ये आज का वायरस नहीं है, ये तो 1936 का फाइंड आउट किया हुआ वायरस है। इसके बारे में भी ऑलरेडी ट्रेनिंग है। जो मॉडर्न में चल रहा है कोरोना 2019 में, उसको बोलते हैं नोवेल कोरोना। नोवेल मतलब नया वाला, नया रूप है ये। तो ये सब ट्रेनिंग हम NBCD मतलब न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल, इसमें हम करते हैं। और ये ट्रेनिंग करने के बाद इतना सारा काम जब भी आपको आएगा, आप उसमें एक्सपर्ट होकर काम कर सकते हैं। जिसमें भी आपको जहां उतारा जाएगा, आप वहां पर ऑन द स्पॉट तैयार रहेंगे, कि इतनी ड्रिल होती है, इतनी टफनेस होती है। बाकी समुद्र में लहरें उठती हैं, आपने देखा होगा टीवी में, फिल्म में, लेकिन लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि आप उसको जस्ट इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन जो जाएगा वही थ्रिल होगा। जाने के लिए बिल्कुल स्वागत है। बच्चों को हम चाहते हैं वो जरा साइंस साइड पे बड़ा ध्यान दें, मैथमेटिक्स वगैरह पे, फिजिक्स पे, और जनरल अवेयरनेस उसकी ठीक होनी चाहिए, और अंग्रेजी का थोड़ा अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और घबराने की बात नहीं है, अंग्रेजी बाद में भी आ जाती है, पर जरा अपन तरह बटी कॉन्फिडेंस बढ़े रहा, तो वैसे ही अंग्रेजी ज्ञान ठीक रहा, झिझके नहीं। मतलब हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस जब हमारा कम होता है तभी हम लूज भी करते हैं बैटल। और हम कॉन्फिडेंस है, हमको 4 शब्द अंग्रेजी में ठीक से बोलने आते हैं, हमको आंसर लिखना आता है, तो वी कैन डू इट। और बच्चों को मैं भी बोलता हूँ, ललितपुर में भी मैं काउंसलिंग करने गया था, मैं करियर काउंसलिंग के लिए स्कूलों में जाता हूँ। कभी आप चाहिए तो आप हमें किसी स्कूल में बुलाएं, तो उसमें मैं बहुत डिटेल से बच्चों को ये समझा दूंगा कि डिफेंस में जाने का क्या तरीका है। बाकी दूसरा ऑफिसर्स का है, जो नेवी में, उसमें NDA है उसका सिस्टम अंदर जाने के लिए। और फिर एक बीटेक का सिस्टम है, उसमें डायरेक्ट इंजीनियर एम्प्लॉयमेंट होती है। और जैसे डॉक्टर है वो तो एक ही होता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स का, तो उसमें सिलेक्शन तो एक ही जगह होती है। लेकिन नेवी के लिए जो जी कहिए। नेगी जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारे नौजवान लोग हैं, हमारे उत्तराखंड से, गांव से, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, चाहे वो साइंस से कर रहे हैं, आर्ट से कर रहे हैं, तो इस मामले में जो है कि कितना प्रतिशत मार्क की जरूरत पड़ जाती है उनको, चाहे साइंस वाला हो, आर्ट्स वाला हो, और उनको क्या ट्रेनिंग करनी होगी, कितने साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? हमारे जो नौजवान उनके लिए अच्छा रहेगा, अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी देखिए सर, ये अच्छा पूछ लिया आपने, मैं इसको बता नहीं पाया था। 60% अंक चाहिए नेवी में आने के लिए।
ठीक है। नेवी का एग्जाम जो हमने अटेंड करना उसमें 60% अंक चाहिए और पीसीएम होना चाहिए। पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स का अर्थ है भौतिकी, और केमिस्ट्री मतलब रसायन, और मैथमेटिक्स मतलब गणित। तो ये 3 विषय तो हमारे पास होने चाहिए 10+2 में। लेकिन जो अब नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें कैसा होता है सिस्टम, तो उसके हिसाब से आगे देखा जाएगा। बहरहाल तक तो ये कायम है कि 12वीं पास होगा, 60% अंक होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होगा, तो वो एसएसआर के लिए यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट के लिए फिट है, वो एनडीए के लिए भी फिट है, और वो डायरेक्ट एंट्री के लिए भी, टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए भी फिट है। तो उसके बाद उसको देखना है कि कोई आदमी जैसे बहुत अच्छा लिखता है, आईएएस के लिए भी एग्जाम देता है, वो क्लरिकल के लिए भी देता है, उसमें एक ही जगह थोड़ी, कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाएगा, लेकिन उधर को जी दिशा बनेगी तो तभी। राइट सर। जी सर। बाकी अच्छा, जैसे हाँ मैं इसमें आर्मी का भी आपको मैं एक और बात बता देता हूँ कि हमारे क्या छे हमारे उत्तराखंड में और हमारे क्षेत्र में कि जो आदमी फौज में जानो वो तयस निपुष ने वो कख जीचू वो एक हणवनो फौज में भर्ती हुएगा। ज्यादातर हमारे खलो गढ़वाल राइफल में भर्ती नहीं या तो कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती नहीं। बहुत जी। खुशी बात। लेकिन बच्चों को ये कोई आके शिक्षा नहीं देता कि बेटा कौन से क्या करना है, तुम्हें आगे टेक्निकल में जाना है। अभी देखिए आर्मी के अंदर इतने एडवांस टेक्नोलॉजी, सिग्नल्स की चीजें आ रही हैं, टैंक्स आ रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटेड सारी चीजें, तो हमको उस फील्ड में जाना चाहिए ताकि हमारी वहाँ पे थोड़ा सर्विस का करियर अच्छी तरह से आगे को बढ़े, प्रमोशंस वगैरह हो। और एक सिंपल जनरल ड्यूटी करते हैं तो उसमें बहुत भीड़ रहती है, तो उसमें प्रमोशंस वगैरह भी बहुत स्लो होती है। और बच्चों को क्या होता है कि यहाँ पे कई लोगों ने इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं और वो बच्चों को बुलाते हैं, कुछ पैसे भी लेते हैं, उनको कुछ ट्रेनिंग देते हैं। मुझे नहीं पता है कि वो अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एक लड़का अपने आप से मेहनत करेगा और वो एक प्रिस्क्राइब गाइडलाइन है उसको फॉलो कर लेगा और एग्जाम में बैठेगा तो उसको भी सफलता कहीं रोक नहीं सकती। ये कह रहा हूं मैं। अगर वो हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, कहीं किसी ने कैंप लगा रखा है, उसने हमसे मोटे पैसे ले लिए, मैं इसको सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैंने तो नहीं करा और मेरे साथ के बहुत लोगों ने भी नहीं करा। हमारे शिप भी डूबा था, हमारे तल्ली खाटली के लोग शिप में डूब के बलिदान को प्राप्त भी हुए हैं खुकरी में, वो आपको भी जानकारी होगी। लेकिन सब लोग बहुत स्मार्ट हैं और ऐसे किसी ने ट्रेनिंग नहीं कर रखी है। बाकी आप दौड़ना जरूरी हो गया और आपको फर्स्ट में आना जरूरी भी हो गया, तो इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा दौड़ करें। दूसरे में हमारी भौगोलिक स्थिति उत्तराखंड की इतनी अच्छी है कि हमारे पास ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में। अगर कोई लड़का सुबह दौड़ता है 10-12 किलोमीटर तो वो एकदम फिट हो जाता है और वो कहीं रुकेगा ही नहीं। अगर वो भर्ती की लाइन में खड़ा होकर दौड़ेगा तो आ जाएगा वो। तो इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है कि मैं कर पाऊंगा, बस आई कैन डू इट जी। और जाके सिलेबस है वो सिलेबस दे खंड वो सिलेबस में ही जब तिगली खींच उसको पूरा कर लेना है। कहीं कोई घुट्टी नहीं होती कि ये सिलेबस पिलाया और आपको रट गया। करना आप ही ने है, वो तो पैसे ले रहा है लेकिन वो आपका कान पकड़ के करवा रहा है। आप ये घर में बैठ के भी कर सकते हैं खुद से, क्यों जी? जी बिल्कुल। धन्यवाद नेगी जी, आपकी ये वार्तालाप सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा और मुझे यकीन है कि हमारे जो नौजवान साथी लोग सुन रहे होंगे, आपने जो प्रेरणा दी है, जो बताया है, वो उस बात पे गौर करेंगे। और मैं पीछे भी सुना, जैसे आपने हमारे अनूप जी के साथ भी बोला था कि महाकाली मंदिर के बारे में जो है कि वो बहुत अच्छा मेरे को लगा जी। और यही हमारी आगे प्रेरणा रहेगी। सब महाकाली के लिए सब हम सब का वो है। जी जी बिल्कुल। और हाँ जी, और अभी जो है कि मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ और हमारे जो है दीपक रावत जी हैं, अब आप उनसे थोड़ा सा वो आपसे कुछ वार्तालाप करेंगे। जी जी। तो दीपक रावत जी आप थोड़ा सा है कर लीजिए। जी नमस्कार नेगी जी। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे मतलब पहले हमारे हर गांव में एक दो, यानी गांव में मुझे लग रहा है 2-3-4 फौजी हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। क्या रीजन रहा है इसका? पहले तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा कि क्या एक अब हर गांव में शायद एक हो रहा है, पहले शायद 4 हुआ करते थे, अब शायद एक हो रहा है, तो क्या एक रीजन रहा है इसके पीछे? करेक्ट। देखिए सर, हर गांव में पहले फौजी होता था और आप एक सर्वे लीजिए अपने आप से, कीजिए अपने ही सामर्थ्य में कि पहले हिमाचल प्रदेश से, नेपाल से, गढ़वाल से और कुमाऊं से बहुत ज्यादा लोग फौज में होते थे। पहले फौज में बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, फौज एक टफ लाइफ थी पहले। तो
तो हम पहले से टफ लाइफ जीते हैं उत्तराखंड के अंदर। हमारे जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो उस प्रकार की है कि हम उस टफ लाइफ को झेल पाते हैं, हमारे शरीर में वो क्षमता है, तो हम आसानी से चले जाते थे। जब से फौज के अंदर सुविधाएं बढ़ने लगी, पेज एंड पर्क्स बढ़ने लगे, फैसिलिटीज आने लगी, तब से सभी लोग इंटरेस्टेड हो गए फौज में जाने के लिए। तो आज की तारीख में कि एक सिपाही भी ज्यादा, और ये अच्छी बात भी है बताना कि कोई इसमें बुरा नहीं है कि सरकार को एक एक सिपाही 1.5 2 लाख का पड़ता है, सारी चीजें सुविधाएं देने के बाद, सैलरी वगैरह देने के बाद भी। तो आज क्यों इतने अच्छे सुंदर माहौल में कौन नहीं जाना चाहेगा, इसलिए इसका हो गया कंपटीशन ज्यादा। कंपटीशन ज्यादा होने के कारण से जब 3-4 लोग पहले गांव में होते थे तो धीरे धीरे से वो कम हो गए। ऐसा नहीं है कि हम लोग जाना नहीं चाहते, हर लड़का जाना चाहता है, लेकिन कंपटीशन ज्यादा हो गया तो अब थोड़ी आबादी भी ज्यादा हो गई, तो उसका प्रोपोर्शन ऐसा हो गया कि अब सभी गांवों में से थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहे हैं। दूसरी बात एक है कि जो लोग फौज को दूसरे परव्यू में देखते हैं, वो ऐसा देखते हैं कि फौज का मतलब चले जाना है दूर और फिर 1 साल में आना है, और उससे अच्छा हम कहीं पर अपना ये जो अभी आजकल का ट्रेंड है, जो जॉब का, आईटी का जॉब हो गया या इस प्रकार के जॉब हो गए जो हम यहाँ करेंगे और इसमें फ्लोरिश करेंगे। और कुछ बच्चे होटल मैनेजमेंट में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ लुक्रेटिव जॉब है होटल मैनेजमेंट में जाना, तो होटल मैनेजमेंट में जा रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो वो फौज में जाना नहीं चाह रहे। ऐसे नहीं कि इच्छा नहीं है, एक तो कंपटीशन ज्यादा हो गया, दूसरे में जॉब्स बहुत सारी खुल गई है चारों तरफ, तो बच्चे अपने अपने इधर उधर के फील्ड में जा रहे हैं, पर ऑलमोस्ट जाना गाँव से भारी है। तो थोड़ा हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं है कि कुछ लोग तो गांव में भी रहने चाहिए ना। ठीक है जी, ये है तो जी। ये बात सर आपने देश के लिए इतनी सेवा करी है, 15 साल बिताए हैं, और क्या रीजन रहा है कि आज हमारे, अगर मैं कई लोग कहते हैं हमारे देवभूमि है उत्तराखंड, मैं कहता हूँ देवभूमि के साथ हमारी जो है वो वीर भूमि भी मैं ये कहूंगा, क्योंकि हमारे इतने लोग सेवा में लगे हुए हैं देश की, जो सत्य हो। लेकिन कभी लगता है कि इतनी सेवा करने के बाद उत्तराखंड की, लेकिन कहीं ना कहीं एक पलायन की स्थिति बनी है और रोजगार की कमियां रही है उत्तराखंड में। क्या एक मुख्य कारण रहा है इन चीजों के पीछे? सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, या हमारे पास इतने ऐसे मुद्दे नहीं थे कि हम सरकार को बता सके कि हमारे अंदर ये क्वालिटी है, यानी हमारे उत्तराखंड की में ये क्वालिटी है। अगर आप बताएं तो बिजली भी हम दिल्ली को देते हैं, यानी हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं बिजली को, उत्तराखंड में जो टिहरी डैम है, लेकिन अपनी स्थिति देखे तो हम खोखले होते जा रहे हैं। तो क्या एक मुख्य रीजन रहा है इसके पीछे, मैं जानना चाहूंगा। हाँ, तो जो आपने सवाल पूछा जी, तो बहुत संजीदा सवाल है, बहुत गंभीर है। हम लोग जो जॉब कर रहे हैं आज की तारीख में, यदि आप लखनऊ में जाते हैं, कानपुर में जाते हैं, या क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ थी तो बहुत सारे जॉब जो आए लोगों ने लखनऊ में पकड़े। भारत की राजधानी दिल्ली है तो दिल्ली में पकड़े, उसके बाद से ऑलमोस्ट सभी जगह गए। ये आज का ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड है 100-200 साल पहले। मेरे खुद ग्रेट ग्रैंडफादर कराची में नौकरी करते थे, तो ऐसी बात नहीं है कि पलायन का जो आपने विषय रखा है, पलायन हमेशा से होता आया है। पलायन मनुष्य की चरेवेती जैसे कहते हैं कि हमारा नेचर है चलना। पलायन को 2 तरीके से देखना है, एक तो जो गठरी उठा के गांव छोड़ के सदैव से गांव से निष्कासित हो गया या निर्वासित हो गया, एक तो वो पलायन है, उसका मतलब वो निगेटिव पलायन है। आज अगर कोई पंजाब का आदमी कनाडा जाकर सेटल होना चाहता है तो पंजाब पहले से समृद्ध राज्य है, क्योंकि उसको पलायन क्यों करना है? फॉर द बेटरमेंट। तो फॉर द बेटरमेंट का जो पॉइंट आप लेके चलेंगे, फॉर द बेटरमेंट, अगर आदमी जाना चाहता है कि भाई मैं प्रदेश में जाता हूँ, वहां पर विद्यालय भी है, मेरे जो खर्चा है उसी में चल जाएगा, मेरा परिवार भी एक जगह रहेगा, फिर वो उसके बाद की नेक्स्ट जनरेशन उसकी वहीं की हो जाती है। उसको देखे देखी में गांव के कुछ लोग और भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में अभाव है किसी चीज का, कोई आदमी भूखे मरते हुए हमने देखा नहीं है। हमारे पास साधन संपन्न है। आपने बोला जैसे कि बिजली हम बेच रहे हैं, दैट इज ए गवर्नमेंट इश्यू, गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यू है, तो उसका तो हम पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से हम अपने ऊपर नहीं ले सकते। लेकिन मैं जन सामान्य की बात कर रहा हूँ कि जन सामान्य में जो पलायन का विषय है उसमें 75% इमिटेट करना है, देखा देखी करना है, कॉपी करना है, ठीक है। और यस बोल कह के या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि वहां कुछ नहीं है,
और एकदम से यहाँ के भुखमरी की स्थिति नहीं है। हर आदमी का चेहरा साफ रहता है, हर आदमी के शरीर पे वस्त्र साफ रहते हैं। हमने ऐसा नहीं स्थिति देखी उत्तराखंड की कि ये बहुत दयनीय स्थिति है। लेकिन ये राजनीति की मार हमने झेली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब भी हमारे पास यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी जी, तो उत्तर प्रदेश के 3 और 4 बार मुख्यमंत्री रहे, बल्कि वो 5 बार रहे, और बहुगुणा जी रहे। उसके बाद से अब जो भी हमारे पास राज्य आया, तो 2000 से जितने मुख्यमंत्रियों की संख्या आई, तो मनाने बुझाने में बहुत सारा काम छूट गया, जो बहुत तेजी से हमने काम नहीं किया। उसमें मैं 2004 में मुख्यमंत्री जी नारायण दत्त तिवारी जी से मिला था, तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया था कि आप सिडकुल बना रहे हैं तो उसका हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आपको सिडकुल बनाने से उत्तराखंड के आदमी को फायदा नहीं होगा। बोले कैसे नहीं होगा? तो हमने कहा देखिए सर, अगर आप सिडकुल बनाते हैं, मैं उत्तरकाशी में रहता हूँ, मुझे आप हरिद्वार में नौकरी देते हो, हरिद्वार आने के लिए मेरे को 12-15 घंटे लगते हैं, वहां से मैं 8 घंटे और ट्रेवल करके दिल्ली चला जाऊंगा, हरियाणा चला जाऊंगा, तो वहां मुझे यहाँ से अच्छा सैलरी मिलेगा, क्योंकि जब मैं घर त्याग ही रहा हूँ तो मैं वहां जाऊंगा ना जहाँ मुझे बेहतरी मिलती है। तो ऐसे त्याग करके तो लोग बॉम्बे भी चले गए नौकरी करने के लिए। तो हमारा ये सजेशन था कि हम उत्तराखंड के हैं, हमारे पास माहौल साफ है, हम आईटी फील्ड बनाएंगे पूरे उत्तराखंड में, और सब अल्टीट्यूड के ऊपर आप अर्थ एक टावर होता था उस टाइम पर, आप तो बहुत अच्छा नेटवर्क कनेक्टिविटी आ गई है, उस टाइम पर आप एक टावर लगाइए, आप वहीं से अपना बीपीओ ऑपरेट कीजिए। उससे हम जो आज 2004 में अगर हम ये एक्शन ले लेते, तो 2020 में हमारे पास हमारे अपने बीपीओ होते हैं, हमारे लड़के आईटी क्वालिफाइड होता, हर लड़का बच्चा, और हम एक ऊंचे स्थान पर होते। लेकिन वो क्या है, राजनीति की मार खा गए। क्यों खा गए? क्योंकि आपको हरिद्वार में सिडकुल मिला। सिडकुल का मतलब होता है जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ है, वो सिडकुल हरिद्वार में है, या तो उधम सिंह नगर में है, हल्द्वानी में। वो सिडकुल क्या, यूपी से एडजेसेंट एरिया में, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश से चिपका हुआ। तो जो यूपी का आदमी साइकिल से चल के आता है, वो उसमें नौकरी करता है, अपने घर चले जाता है। मिलकॉक जान, अगर मिल एक बटी गाँव बैठ जान, तो मिल रुद्रपुर में किराए पर ही मकान लेने तय गण बैठ, बंगाली गण बैठ, जो मेरे से औने पौने दाम पर किराए पर मकान लेगा। तो उससे अच्छा तो मैं दूसरी जगह नहीं चले जाऊंगा, जब मुझे पलाई नहीं करना है, तो मैं उस जगह जाऊंगा जहां मुझे ज्यादा बेटरमेंट मिलेगा। तो ये सरकारों का एक तरह से नकारात्मक रवैया रहा है। और जो ब्रिज बनना था, मतलब मी एंड द गवर्नमेंट, यू एंड द गवर्नमेंट, एवरीबॉडी एंड द गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज नहीं हुआ, संवाद नहीं हुआ। और जो संवादहीनता के कारण से जो बातें उन्होंने वहां से भेजी, वो बातें हम पे पूरी तरह से नहीं पहुंची, जो बातें हमने यहाँ से उठाई, वो बातें उन पे नहीं पहुंची। तो सरकार और आम नागरिक के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो गया, जिसके कारण से हम बहुत सारा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हम प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजते रहते हैं, गवर्नमेंट ने कभी नहीं भेजी, कभी सुनी नहीं। ये जो टिहरी में आज आप देखेंगे होटल्स बने हुए हैं, ये मैंने 2005 में प्रपोजल भेजी है कि टिहरी का पानी को क्यों वेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर स्टीमर चलाइए, होटल खोलिए, जिस प्रकार से आपका केरला में है, जिस प्रकार से डल लेक में हुआ करते थे, आप थोड़ा सा पैसा कमाइए। तो मेरे कहने से या और कई लोगों के सजेशन से ऐसा हुआ, तो आज हैं, चल रहे हैं होटल। उसके बाद से और भी कई चीजें हैं। अगर सरकार जनता से इनपुट नहीं लेगी, और जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं उनसे इनपुट नहीं लेगी, तो मेरे ख्याल से हम आगे कितनी दूर चल पाएंगे ऐसा कह नहीं सकते। क्योंकि स्थितियां जिस तरह से लोगों ने अपने दिमाग में बना ली, और जिस तरह से हवा चला दी है कि बेरोजगार 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 दिन रात बोल के, उससे क्या हो रहा है कि जो नेक्स्ट वाला आदमी आ रहा है उसको बेरोजगार सबका मालूम भी नहीं है कि बेरोजगार क्या होता है, और बोलने के लिए कि बस हम बेरोजगार आदमी छे, जैक 4 गाड़ी चलना चाहिए वो भी बोल मैं बेरोजगार छू, ठीक है, जैक तो अच्छी खासी कमाई आ रही है वो भी बोल रहा है मैं बेरोजगार हूँ। तो ये गलत है, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट ए गवर्नमेंट जॉब। अगर गवर्नमेंट की जॉब, भारत में 130-135 करोड़ लोग रहते हैं, गवर्नमेंट की जॉब्स तो कुल 5 करोड़ भी नहीं है कुल मिला के, तो बाकी लोग इसका मतलब टोटल बेरोजगार है। क्या कहते हैं आप सर? नेगी जी सॉरी, जी जी बताइए। मैं नेगी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नेगी जी, सवाल नहीं है, ये कॉमन है, ये सारे हमारे उत्तराखंडियों के लिए है। जी सर। जैसे कि हमारे 13 हमारे उत्तराखंड के बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, सीएम भी हैं, डीएम भी हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, जिनका मैं थोड़ा 1-2 बंदों का मैं नाम ले लूंगा, जैसे बिपिन रावत जी हो गए, अनिल चौहान जी हो गए, राजेंद्र धरसाना जी हो गए, आदित्य नायक जी जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, है तो हमारे ही उत्तराखंड के ही। हाँ जी, हाँ जी। है आसवानी लोहानी जी हो गए, रमेश पोखराल जी हो गए, महेंद्र सिंह बुटोला जी हो गए, भगत सिंह कोश्यारी जी हो गए हैं।
ऐसे हमारे 13 बहुत दिग्गज नेता हैं हमारे उत्तराखंड के, जी जी जो कि पूरे भारत देश को भी मतलब जो है कि गाइडलाइन कर रहे हैं। जैसे अपने जो है कि हमारे डोभाल जी, अजय डोभाल जी है, जी जी। उससे मतलब आपका क्या प्रतिक्रिया है कि हमारे उत्तराखंड के जो हमारे इतने दिग्गज लोग हैं, तो वो जो है कि हमारे उत्तराखंड पे मतलब इतना मतलब प्रोग्रेस कम हो रही है, जो मेरे को लग रहा है। आपका क्या विचार है इस पे मतलब? सही से सर देखिए, जी जी सर। इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो मतलब जो व्यक्तिगत स्ट्रेचर होता है, व्यक्तिगत स्ट्रेचर मतलब एक व्यक्तिगत स्तर होता है हर व्यक्ति का। यदि आप योगी आदित्यनाथ जी की बात करते हैं तो व्यक्तिगत स्ट्रेचर पर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी उत्तराखंड के प्रति जितनी हो बनती थी, दायित्व तो बनता था, वो उतना करते भी हैं। क्योंकि अभी जितना मतलब जिसकी सीमा में होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, टॉप मोस्ट पे, टॉप ब्रास पे बैठे हुए हैं, वो अधिक से अधिक कोई, जैसे हमारे यहाँ पे सतपाल महाराज जी ने एक बार भर्ती खुलवाई नौसेना की, जब एडमिरल जोशी यहाँ पे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, तो उन्होंने रामनगर में खुलवाई। तो देखिए उन्होंने अपने स्तर पे जो कर सकते थे उन्होंने बेहतर से किया कि यहाँ पे नौसेना की भर्ती होगी, भर्ती खुली। जबकि रामनगर के बीआरओ नहीं है, भर्ती सेंटर नहीं है, बीआरओ अल्मोड़ा है या पौड़ी है, ऐसे करके लेंसरा। तो उसमें अपने अपने स्तर पे डोभाल जी क्या करेंगे, वो राष्ट्रीय सलाहकार हैं, कैबिनेट दर्जे के हैं, उनके पास एक अपना दायरा है कि उन्होंने किस दायरे में काम करना है। तो इस प्रकार से अभी तो टाटा स्टील में जो एमडी हैं वो भट्ट जी हैं, वो भी उत्तराखंड से हैं, वो आपने उल्लेख नहीं किया उनके नाम का। और रतन टाटा की जो कंपनी है उसमें जो हेड है वो भट्ट जी हैं। तो ऐसा भी क्या है कि अगर उनकी कंपनी में कोई आदमी उत्तराखंड का एम्प्लॉय होगा तो जरा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग ना न्याय नहीं कर सकते, सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा होता है, सब तो तो इतना कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रख वही सकते हैं, और वही बहुत वही ज्यादा। वही मेरा भी कहने का मतलब है। हाँ नहीं, मैं आपकी बातों को समझ चुका हूँ, तो उतना ही सॉफ्ट जी कॉर्नर आदमी रख सकता है। और कोई आदमी बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाता है तो आप ऐसा, हम तो पहले बैठ जान नहीं ना, ये हमार गढ़वाल परंपरा है कि कोई आदमी या कख नौकर पर लग गयो तो चार आदमी वो पास चल जाने, यार ये थे भी लगा दे, ये थे भी लगा दे, ये थे भी लगा दे, ये पैटर्न जी चले कि लेके अभी हम बहुत ज्यादा विकास विकसित हुआ नहीं चाहिए, हमने अपने आप को तय नहीं किया कि हमको क्या करना है। तो वो उस तरह की भावना आज भी मेरे अंदर है कि मैं सोचता हूँ अजीत डोभाल जी वहां पर उस पोस्ट पर है तो वो मेरे को कुछ कर देंगे या मेरे को लगा देंगे या मेरे लिए कुछ वेलफेयर कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता वो बहुत कुछ कर पाएंगे। ये है कि उनसे कोई प्रेरणा लेके ऐसा कर सकता है कि भाई चलो मैं ऊंचा अधिकारी बनूं, मैं भी अजीत डोभाल जी जैसा बनूं, तो व्यक्तिगत प्रेरणा ले सकता है। लेकिन आप ऐसी एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हैं कि एक ऑफिसर है वहां पर और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा है और बहुत टॉप ब्रास पे है, तो वो हमारे लिए एक स्पेशल फीलिंग रखेगा? मुझे नहीं लगता ऐसा रखेगा। ही इज लाइक अनदर इंडियन ऑल्सो, जैसे दूसरा इंडियन है वैसे वो भी इंडियन है। तो ये में ही कुछ खास होना की संभावना नहीं लगनी चाहिए मेरे सोचने से। जी हाँ हाँ, नहीं मैंने इस बात पे यही बोला कि हमारे जो है कि हमारे उत्तराखंड के इतने अच्छे अच्छे पोस्टों पे हैं, तो इस वजह से मैंने ये बोला है। बाकी ऐसा वो नहीं है कि मतलब जो जैसे आप बोलो तो ठीक बोलो, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। सही बात है, वो अपनी पोस्ट पे तो अपने हिसाब से जो है कि काम करेंगे। हाँ जी जी, वो और एक पॉइंट और भी, एक पॉइंट आज बोल दो। अभी आपके गांव में बिरोखाल के ब्लॉक के अंदर ही एक लड़की आईएएस सेलेक्ट हुई है कि नहीं हुई है, पोखरियाल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो देखिए उनके पिताजी क्या हैं, हवलदार है ना वो, जी ठीक है ना, हमारे जैसे है ना, एकदम सामान्य व्यक्ति हैं। तो उस लड़की में अगर जज्बा था करने का और उनके माता पिता ने उनको सही रास्ते पे दिया, और थोड़ा सा इसमें लक का पॉइंट भी होता है, ये भी मान के चलना होता है, ये भी अच्छी चीज है। तो वो लड़की आज आईएएस बन गई है, कहीं ना कहीं से तो उसको प्रेरणा मिली है, उसका परिश्रम था और उसकी जो प्रेरणा थी, उसके माता पिता की जो साधना थी, तपस्या थी, वो सफल हुई है, तो वो बनी है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनता। एक और लड़की है हमारे यहीं से, शीला अमकुलाओं से, वो लड़की पुलिस ऑफिसर बनी है। तो ये इस बात हाँ नहीं जी। चाहिए कि कोई नहीं बन सको, किसी के लिए रास्ता रोका नहीं है, लेकिन क्या होता है नहीं कि हमारे देखा देखी में और काउंसलिंग की कमी होने के कारण, काउंसलिंग की कमी है। आपके यहाँ मंगरो मटकुंडा में एक लड़का है, वो आज मर्चेंट नेवी में कैप्टन है, ठीक है जी, और वो आपके जी, ललितपुर के स्कूल से पढ़ा है और उन्हीं मास्टरों ने पढ़ाया है जो मास्टरों ने सभी बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है जी। हमें तो इस, हमें हाँ
हाँ जी, जी। हमने तो हमने ये, हमने भी ललितपुर, हाँ हाँ आपने भी ललितपुर पढ़ा है। तो देखिए, जी शिक्षक सबके लिए एक जैसी शिक्षा देता है, जी बाकी वो जी। बच्चा कितनी मेहनत करता है या उसका किस तरफ से झुकाव है और उसकी मेहनत कितनी सफल होती है, ये इस पर निर्भर करता है। और ऐसे हमको और बहुत सारे बच्चों की आवश्यकता है आज। ठीक है, जब बट हमारे यहाँ विकास आई, बिजली आई, तब से हमारे यहाँ त्वरित गति से काम हुआ है। और जब से हमारे इंटरनेट चला, हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहाड़ के ऊपर, पर्वतों के ऊपर जो गांव है, जो शहर है, छोटे से टाउन है, वहां के लड़के उत्तराखंड में टॉप हुए हैं। तो वो बड़े गर्व की बात है अपने आप में, है कि नहीं? हाँ जी। जी बाकी जो है, बाकी नेगी जी, आप भी कोई महाकाली मंदिर से कोई ज्यादा दूरी पे नहीं है, आप जो है कि बिल्कुल 14 गांव के निकट। बिल्कुल नजदीकी निकट गांव जो है मोहर गांव आपका भी, भले आप जी जी मोहरने की जरूर है, लेकिन आप लोगों का, एक आप लोगों का और एक जो है दो दो तीन गांव हमारे, मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आपका मोहर गांव हो गया, इधर हो गया किमला खोली हो गई, थबड़ियामला हो गया, ये बिल्कुल हमारे जो है कि 14 गांव बडियारी परिवार से जुड़े हुआ गांव है। जी जी और जी। हम लोगों से ज्यादा भक्ति बल्कि आप लोगों की, मैं तो ये भी बोलूंगा, मैं बडेरी रावत हूँ, पर आप लोगों की भी भक्ति बहुत वो रहती है। जी 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 और मेले के दौरान मैं देखा है कि आपका बहुत अच्छा रहता है, खाली ढह में आप पूरी सेवा देते हैं, मैंने ये देखा है। जी जी जी। और मैं भगवती जी यही चाहूंगा कि आपको सदैव जो है भगवती ऐसे ही देते रहिए, और ऐसे ही जो है कि आप कार्य करते रहिए भगवती के लिए। जी और अभी दीपक जी आप फिर बात कर लीजिए निकिता जी से। जी सर। सर मैं एक दो चीज कहना चाहता हूँ कि जैसे फौज में भी बहुत सारे जी ट्रेड है। तो जैसे मैं अगर नेवी की बात करूँ तो एक लिमिटेड ट्रेड है, या फिर हम काउंटिंग करें तो मुझे हमें बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं नहीं, लिमिटेड ऐसा है। कुछ है कि लिमिटेड ट्रेड। देखो मैं सर उस आपको, लिमिटेड के लिए जैसे आपने बताया कि 60% मार्क चाहिए, जी और 12th उसके लिए आई थिंक 12th पास चाहिए, 60% मार्क चाहिए। लेकिन जी जैसे जैसे रैंक बढ़ती है उसमें एजुकेशन किस तरीके से ग्रो करती है, यानी उसमें भी कोई इस तरीके से एजुकेशन बनाई जाती है, या फिर किस तरीके से वो चीजें हैं? करेक्ट है। ये बहुत सुंदर सवाल है। ये क्या है ना, इसी इसी चीज की कमी सिविल में कम है। ये सर्विस में है, सिविल में नहीं है। सर्विस के अंदर क्या होता है, एक तो रोज ट्रेनिंग होती है, रोज, एवरीडे, जिसको पीटी और परेड बोलते हैं। तो पीटी का मतलब क्या होता है, फिजिकल ट्रेनिंग, राइट। और परेड का तो परेड ट्रेनिंग हो गया, ड्रिल बोलते हैं। ये तो ट्रेनिंग है ही है रोज। उसके अतिरिक्त जितनी ट्रेनिंग होती है, हमको अगर प्रोफेशन से संबंधित है, अपने ट्रेड से संबंधित है, उसकी ट्रेनिंग टाइम टू टाइम होती रहती है। लेकिन उसका हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर इंक्रीज नहीं होता। वो हम कोर्ट जब करेंगे, बीए एमए करेंगे या बीएससी एमएससी जो करेंगे, उसी से होगा। ये तो सर्विस के अंदर की ट्रेनिंग है, तो उसका केवल सर्विस के अंदर सर के लिए ही। जी जी बोलिए। सर ये जो बीएससी एमएससी है, ये कह रहे हो आप कि यानी मतलब जॉब के बाद कह रहे हो, या फिर कैसे उसको करेंगे वो लोग? विद इन जॉब, विद इन जॉब, जॉब में रहते हुए। अच्छा। ओके हाँ, ओके। तो वो इसलिए कह रहा हूं मैं कि वो हमें आवश्यक इसलिए नहीं है कि जब मेरा कैरियर एक बार सेट हो गया तो मैं बीएससी एमएससी क्यों करूंगा, तो मैं एमबीए करूंगा, या जैसे कोई बहुत ज्यादा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के ऊपर जाऊंगा। क्योंकि वो जो एक ऑफिसर ट्रेनिंग करता है और 10वीं के बाद 12वीं के बाद जो जाता है, उसको बीएससी जेएनयू से मिलती है, तो वो बीएससी ऑलरेडी हो चुका होता है जेएनयू से। जो एक जवान जाता है, सेलर की बात कर रहा हूँ, नौसेना के उसके विषय में, तो उसको जो जो ट्रेनिंग मिलती है, जब वो 15 साल में रिटायर होता है तो वो ग्रेजुएट माना जाता है, और ग्रेजुएट के बतौर पे ही उसको जॉब भी मिल जाती है। तो जो बार की ट्रेनिंग है, अगर मुझे भाई सिविल में जाना है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे और हाईएस्ट पोस्ट पे जाना है, तो मैं वहां पे परमिशन लेता हूँ, और परमिशन लेके मैं उस ट्रेनिंग को, कोर्स को, जो भी अपना प्राइवेट में करना है वो प्राइवेट कर सकता हूँ। लेकिन उसका सर्विस पे कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैंने बीएससी कर ली तो भी उससे मुझे सर्विस में कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और अगर मैंने बाहर कोई भी कोर्स कर लिया तो सर्विस उसको बेनिफिट नहीं देगी। सर्विस अपने कोर्स का बेनिफिट देती है। सर्विस मीन्स अभी नेवी की बात कर रहा हूँ इस समय। लेकिन जैसे एयरफोर्स में है, लड़के बहुत सारे बीएससी ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर वो आईएएस एग्जाम लिख देते हैं, कई चीजें लिख देते हैं, सर्विस छोड़ भी देते हैं। ऐसे भी संभावनाएं हैं, और उसके भी रास्ते खुले हुए भी हैं, उतने ज्यादा नहीं खुले लेकिन फिर भी ठीक है। जैसे मैं आया हूँ इंजीनियरिंग से, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का जो ट्रेड होता है, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, उस ट्रेड से आया हूँ। वो एयर मतलब हवा, हवा का हमारा विंग है, एयर विंग बोलते हैं उसको, एविएशन विंग।
जो सरफेस विंग है वो पानी के जहाज का है, वो मैं पहले एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। जैसे किसी को सबमरीन में जाना है, किसी को गोताखोर बनना है, तो वो उसके लिए अलग से ट्रेनिंग, किसी को मार्कोस बनना है, मार्कोस का मतलब मेरीन कमांडोस बनना है, उसकी अलग से ट्रेनिंग है। तो उसमें सिलेक्शन होते हैं, किसी को फ्लाइट इंजीनियर बनना है, फ्लाइट में जाके एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन करते हैं, इंजन ऑपरेशन, तो उसके लिए अलग से ट्रेनिंग है। तो ये सिलेक्शन की प्रोसीजर्स के अंदर आता है कि वो सिलेक्ट होता है उसमें, और उसकी बॉडी की फिटनेस कितनी है उसके हिसाब से सिलेक्ट होता है। और ये सारी जो क्वालिफिकेशन है सर्विस के अंदर के लिए है, बाद में जब रिटायर होते हैं तो वो बोलते हैं ये क्वालिफिकेशन इस चीज के बराबर मानी जाएगी, ये क्वालिफिकेशन इस चीज के बराबर मानी जाएगी। तो अगर किसी को सिविल में जॉब मिल रही होती है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब मिल भी जाती है। जैसे मैं एयरक्राफ्ट से आया हूं तो मैं एयर इंडिया में जा सकता हूँ, है जी, तो एयर इंडिया में मेरा सेम है। इस तरह से है ट्रेनिंग का सिलसिला। तो ट्रेड अगर आपको पूछने हैं तो मैं शॉर्ट में फटाफट से बता तो देता सर हूँ। जी 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 प्लीज। जी बताइए सर। ट्रेड ऐसा होता है कि सीमैन मतलब समुद्र, सी का मतलब समुद्र होता है, तो सारा नेवी सी से संबंधित है, तो सीमैन होता है, तो वहीं से ट्रेड शुरू होता है। सीमैन के बाद हमारे पास सीमैन में 3-4 ट्रेड होते हैं, जैसे गनर होता है, और टॉर्पेडो एंटी सबमरीन होता है, रेडियो प्लॉटर होता है, इसी प्रकार से फिर हम सर्वेयर होता है, ये सीमैन की ट्रेड है। एक मैकेनिकल मेरीन इंजीनियरिंग होता है, पानी के नीचे का इंजन सब ठीक करना है, उसके लिए मेरीन इंजीनियरिंग ट्रेड है। मेडिकल के लिए मेडिकल ट्रेड है, ठीक है। जो मौसम विज्ञान के लिए मेट ट्रेड है, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एजुकेशन भी उसी के अंडर आती है। एयर में जो जाते हैं तो एयर में एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग का ट्रेड होता है, इलेक्ट्रिकल का होता है, रेडियो का होता है, और बम आर्मामेंट का ट्रेड होता है। इस प्रकार से ट्रेड होते हैं सारे। और बाकी जो लिखने पढ़ने का है, किसी का जो भी जॉब है वो उसको राइटर बोलते हैं। अभी उसके लिए एक नया आ गया लॉजिस्टिक असिस्टेंट करके तो ट्रेड आया है। बेसिकली सर आप ये कह रहे हो कि जो ट्रेड मिल रहे हैं ये आफ्टर जॉब ट्रेनिंग मिल रहे हैं, या पहले से डिसाइड करके चलें कि इस ट्रेड में मुझे जाना है, उस ट्रेड में मुझे जाना, यानी बेसिकली बहुत हम सही। ये चाहते हैं जो हमारे नए युवक हैं, अगर वो एक ट्रेड के लिए तैयारी करें या दूसरी ट्रेड के लिए तैयारी करें, यानी ट्रेड वो बाद में चूज करेगा या पहले चूज करेगा? बहुत सही, ये सवाल पूछना चाहिए था, यही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नेवी में एक जवान भर्ती हो जाता है तो उसमें ट्रेड की चॉइस उसकी नहीं होती है, दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्लियर। ट्रेड की चॉइस होगी जब उसके जो ट्रेनिंग होगी 6 महीने की, उसमें जो उसके अंक आएंगे, जितने वो मेरिट पे खड़ा होगा, उसके बाद वो अपनी 3 ऑप्शन देगा कि मेरे को 3 ट्रेड में से एक ट्रेड दे दीजिए। तो उस ट्रेड में जो जहां पर उसके अंक का स्लॉट बैठेगा वो उसको वो ट्रेड दिया जाएगा, उसमें वो 3 चॉइस में से एक ट्रेड उसको मिलेगा। 3 ये होगा सब ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग से पहले नहीं होगा, या घर से बैठ के नहीं होगा। जब हम वहां पर अपनी बाउंड एंड डिसिप्लिन की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं 6 महीने की, उसके बाद हमको एग्जाम देने के बाद ये मिलता है ट्रेड। तो ये घर से तो होके नहीं जाएगा, घर से तो मुझे सिर्फ SSR के लिए जाना है, SSR, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट के लिए। फिर एक और चीज है, वो जो आपने पूछा तो वो बताना जरूरी है। एक आर्टिफिशियल अप्रेंटिस होता है, उसकी हम जैसे गए, हमने 17 साल की हमारी आयु है, हमने आर्टिफिशियल अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किया नेवी में, तो उसमें हम जाएंगे सीधा इंजीनियरिंग ब्रांच में। हमारी पूरी ट्रेनिंग इंजीनियरिंग से बेस्ड होगी, 4 साल की ट्रेनिंग होगी। उस 4 साल की ट्रेनिंग के अंदर हम लोग जो ट्रेड हमको मिलेगा उसमें भी ऐसे ही है, जैसे सरफेस में बिजली का ट्रेड मिलता है कि मैकेनिकल का मिलता है कि हमको एयर में मिलता है, कि वो वहां पे बाद में डिसाइड किया जाएगा। यहाँ से मैं सिर्फ ये तय करके जा सकता हूँ कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, तो इंजीनियरिंग के लिए आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का है। और जो अदर साइड वाला SSR बताया है नेवी का, उसमें आप जाएं भी नहीं भी जाएं, इंजीनियरिंग में जा भी सकते नहीं भी जा सकते, वो आपको ट्रेनिंग के बाद फाइनल किया जाएगा। जी साउंड क्वालिटी लॉस्ट है। हाँ नहीं, मेरे पास तो आ रही है। ओके अच्छा। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ सर, जैसे जो थल सेना है उसमें वैकेंसी जो होती है वो अलग अलग निकलती है, पहले ही वो ट्रेड, क्योंकि मैंने देखा है कोई जनरल के लिए अलग से वैकेंसी निकलती है, कोई दूसरे ट्रेड के लिए वो अलग से निकलती है, तो उसमें अलग अलग सिस्टम है या क्या सिस्टम है जो थल सेना है? राइट, इसमें क्या होता है कि जितनी हमारी नफरी होती है, नफरी का मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब संख्या, कितनी संख्या है। तो इस साल के अंत में हमारे पास कितने लोग रिटायर हो रहे हैं?
महीने के हिसाब से लगा लिए तो भर्ती तो एक साल में 1 या 2 बार होती है आर्मी में, जिसमें रेजिमेंट में भी होगी। उसमें कितने लोग रिटायर हो चुके हैं, कितने लोग बाहर जा चुके हैं, जो अगर जिस ट्रेड का बाहर जाएगा उसकी एक वैकेंसी खाली हो जाएगी। वो वैकेंसी ऐसे खाली होती है कि एक रिटायर होगा, एक आदमी का प्रमोशन होगा, नीचे की लाइन से प्रमोशन होते हुए जाएगा तो एक सिपाही की वैकेंसी खाली हो जाएगी। यानी कि एक सूबेदार मेजर रिटायर होगा तो वो धीरे धीरे जितने लोग अपग्रेड होंगे उसमें जो एक सिपाही की जगह है खाली होगी तो एक सिपाही की भर्ती होगी। ऐसे सारी जगह से सभी यूनिट से लेके इनपुट ले लिया जाएगा। दूसरी बात इसकी यह है कि जैसे सरकार के पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है या नई मशीनरी आ जाती है और सरकार को हो सकता है जवानों की ज्यादा आवश्यकता हो, तो सरकार उस सिचुएशन में फिट करने के लिए उतने जवानों की भर्ती और भी करती है। तो ट्रेड की रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है उस टाइम पर रक्षा मंत्रालय के साथ जो आपस में समन्वय करने के बाद यूनिट्स में किया जाता है ट्रेड कैसे डिसाइड करना है। और एक स्ट्रेंथ है उसको भी ध्यान में रखना है कि हमको एक स्ट्रेंथ की सीलिंग रखनी है। सीलिंग मतलब ऊपरी सतह है, तो उस स्ट्रेंथ से ज्यादा आप सेना भर्ती नहीं भी कर सकते हैं। सर गांव में जैसे उसको आदमी यानी फौज के लिए कितना, आपके नेवी के लिए कितना मेंटलिटी प्रिपेयर होना है और कितना फिजिकली होना है? जैसे गांव के लोग यानी एजुकेशन भी ठीक होनी चाहिए और फिजिकली कितना फिटनेस होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि जनरल के लिए मुझे लग रहा है फिटनेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट करती है। और तो इसमें क्या है, आर्टिलरी इन्फेंट्री वगैरह जैसे आर्मी के लिए है ना, उसके लिए फिटनेस रियली बहुत ज्यादा चाहिए। और फिटनेस का मतलब तो फौज का मतलब ये सर ये एक चीज, हाँ सर एक चीज और भी बताइए कि हमारे गांव के जो भी नए लड़के हैं वो किस तरीके से तैयारी करें इसका, यानी गांव में रह के अपनी फिटनेस को लेके और इस चीज के ऊपर अगर वो फोकस रखें तो क्या क्या सावधानी वे बता रहे हैं और क्या क्या चीजें उन लोगों को करनी चाहिए? ये अच्छा सवाल है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बिरुखाल में एक दुकान है, बिरुखाल तो आप लोग सब गए होंगे, जनता बुक डिपो और समथिंग करके उसका नाम है। जब मैं स्टूडेंट था तब की बात कर रहा हूँ, अभी भी होगी संभव है। तो वहां पे न्यूज़पेपर आता था और आपको ताजुब होगा कि मैं वो न्यूज़पेपर वहां से खरीद के लेके आता था। वो काफी पुराना भी होता था, एक वीकली मैगजीन लेकर आता था, न्यूज़पेपर लेके आता था। जब भी जितने आ जाते थे तो एक हफ्ते में हम जाते थे तो लेके आते थे। वो बात अब मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आज जब आपके पास हाथ में इंटरनेट है, आप अपने गांव में आपकी गाड़ी आती है, एक रोजगार समाचार पत्र लगवाइए और उसको पढ़िए, सारे बच्चे उसको पढ़ें। रोजगार समाचार यानी कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में छपता है, बुधवार को निकलता है। वो पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बताया जाएगा नेवी की रिक्वायरमेंट तो बहुत कम है, 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 157। तो बहुत एवरेज आदमी के जितने हम लोग हैं, अगर हम जस्ट गढ़ोलादिमची कुमायादिमची और हम तो छूट चेणिच तो हम तो 5 सेंटीमीटर आगे छूट हैज भी मिल जाए, उतने कम हाइट का आदमी भी नेवी में चल जा लो कि लेके नेवी का जो रिक्वायरमेंट है आपका जितना कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से, उसमें हाइट का जैसे हम दिल्ली पुलिस में और सीआरपीएफ में 6 फुट लेते हैं तो वो जरूरी भी नहीं है। हर जगह का प्रोफाइल अलग होता है जॉब का, ठीक है। दूसरे में जो फिटनेस आपने बताई है कि जैसे हम बताते हैं उठक बैठक होता है, स्क्वाट्स होता है, दौड़ होती है, इतनी हमको रोज आनी चाहिए कि हाथ से उसमें लिखा है कि इतने स्क्वाट्स करने हैं, 30 स्क्वाट्स करने हैं, इतना दौड़ करना है, इतना जंप करना है, वो सब बिल्कुल हो जाता है। अगर 4 लड़के तैयारी करके बैठे कि भाई हमने ये करते हैं और वो दौड़ना शुरू करे, और एक अकेला तो क्या होगा ना, नहीं कर पाएगा ना, उतना उसका मनोबल उतना तेज नहीं हो पाएगा, 3-4 लड़के मिलकर करें। और गांव में कभी कभी आप ऐसी गोष्ठी कराएं और किसी सीनियर आदमी को बुलाएं, आर्मी पर्सन को या नेवी पर्सन को, चाहे तो आप मुझे भी बुला सकते हैं। इसमें मैं एक पॉइंट रखना चाह रहा था जो राजेश सिंह जी ने मुझे पूछा था और इवन अनूप दा ने भी पूछा था कि आप क्या चाहते हैं कि मंदिर में क्या हो। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, आप लोगों को कितना मालूम है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं अपनी तरह से भी एक स्टडी करता हूँ कि हर मंदिर में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। कितना भी बड़ा मंदिर हो, कितना भी छोटा हो, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। उस लाइब्रेरी में हर प्रकार का लिटरेचर अवेलेबल होना चाहिए, हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ, हमारे कारोबार से जुड़ा हुआ, जॉब से जुड़ा हुआ और धर्म से जुड़ा हुआ, ताकि मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति जिस ट्रेड का होगा, जिस जैसा उसका टेस्ट होगा, जैसा उसका लीनियंसी, जिधर को उसका झुकाव होगा, इंक्लिनेशन होगा, उसके हिसाब से वो आदमी अपना वहां पुस्तकें पढ़ सके, वहां से किराए पे लेके जा सके, नाम लिखवा के, किराया तो क्यों लेना है पर नाम लिखवा के ले जा सके।
हर मंदिर में ये जरूरी है होना, हर मंदिर में एक वैदिक विद्यालय होना आवश्यक है। आज की आवश्यकता मैं बता रहा हूँ, आज से 20 साल बाद क्या होने वाला है कि जो हम मंदिरों में चमक दमक बना रहे हैं, ये हो सकता है इतनी चमक ना रह जाए, लोगों का इतना इंक्लिनेशन रिलीजन के, धर्म के प्रति ना रह पाए। तो जब हम इनको 2-3 चीजों से जोड़ के चलेंगे तो ये हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। तो वैदिक विद्यालय, अभी वैदिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना भारत में हो चुकी है, और आप एक मंदिर बनाते हैं तो उसके साइड में एक औषधालय बनाएं, उसके साइड में छोटा सा डिस्पेंसरी बना के एक वैदिक शिक्षा का स्कूल बनाएं। अभी 4 ही बच्चों को भी पढ़ा ले, कोई बात नहीं, टाइम पास कर, पार्ट टाइम पढ़ा लें। एक आचार्य जी को बुलाओ, जरा 4-6 बच्चों को संस्कृत के पाठ पढ़ाइए, शुरू कराइए, दुर्गा सप्तशती पढ़ाइए। हम जो सिद्धपीठ पर बैठते हैं, 4 मंत्र लोगों को बोलने नहीं आते तो बैठने का फिर फायदा क्या है? हमको मंत्रोच्चार करना आना चाहिए, हमारा जो है उच्चारण शुद्ध भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमें आवश्यक है, क्योंकि जब हम मंदिर में बैठेंगे हमारा उच्चारण भी आना चाहिए। कभी भी बाहर का कोई आदमी आएगा, बोले पंडित जी तुम तो मंत्र बोलन भी नहीं, और मैं तो कहते दो बैठ तो लोग में तो शो लगा के चल जाने, बोलने के तुम छिवल पंडित जी। तो ये सुनिश्चित कि सप्त जर्जर ऑनचैन, तो रोजगार समाचार पत्र जो है वो आपके गांव में एक आना चाहिए। उसमें सारी चीजें लिखी हुई है कि आपको कितना दंड बैठक करना है, कितना आपको चेस्ट का ये करना है, चेस्ट एक्सपेंड कितनी करनी है, 5 सेंटीमीटर होती है वैसे, 80-85 करके वहां का स्केल है। तो हमारा यहाँ का लड़का हर तरह से फिट है, ऐसा नहीं है कि वो अनफिट है। फिजिकल फिटनेस तो 100% है, बस थोड़ा सा 1 महीना 15 दिन इतना करेगा वो फिट हो जाएगा। सबसे बड़ा होता है एग्जाम पास करना, ठीक है। एग्जाम पास करने के लिए वो सिलेबस पूरा पढ़ लेना, और जितना सा 3-4 साल के उसमें क्वेश्चन पेपर आइडिया वाले रहते हैं वो भी पढ़ लेने, तो उससे बहुत फायदा मिल जाएगा। और कोचिंग लेने की जहां तक बात है, तो देखो कोचिंग सेंटर बहुत लोग चलाते हैं, हमें भी बुलाते हैं पढ़ाने के लिए, हम भी जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कर लेंगे अपने आप ही, क्यों अगर वो ठीक ठाक है पढ़ने में और वो 60% अंक अर्जित करने में सक्षम है तो वो एग्जाम देने में भी सक्षम है। जी अच्छा नेगी जी, ये एक छोटा सा सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ, माफी चाहूंगा। जी जी, माफी क्यों चाह रहे हो? हाँ, नहीं, जैसे कि अभी देखिए, आपको हमको सबको पता है कि कोरोना काल, इतनी वैश्विक बीमारी इतनी आई है, जी जी इसमें कई हमारे भाई बंधु, छोटे बड़े, बहुत जो है कि बेरोजगार हो गए हैं। जी 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 तो ऐसे में जो है कि मतलब हमारे गांव में क्या लगता है आपको, कुछ लघु उद्योग का कुछ ऐसा कुछ हो सकता है? हमारे जो प्रवासी भाई लोग जो गांव पहुंचे हैं या पहुंचने वाले हैं या जैसे भी है, तो उनके जी लिए जी कुछ ऐसा लघु उद्योग का कुछ है आपके उसमें, है कुछ ऐसा जी बाबू? देखिए, राजेश सिंह जी, ऐसा है, लघु उद्योग के बारे में, जो हम छोटा से छोटा भी काम क्या करते हैं वो लघु जी, लघु उद्योग ही है। जैसे हमारे जांदूर भी क्या घर में जांदूर, वो भी हाँ एक जी, हाँ लघु जी, उद्योग है, या कूटने का भी लघु उद्योग है। आप यकीन नहीं करेंगे इस बात पे कि अगर आप उरखाले में कूटे हुआ धान, लाल वाला सट्टी देखा है ना आपने, जो आपके यहाँ होता हम्म, होगा, लाल हाँ सट्टी जी, होता है, हाँ जी, हाँ जी, वो 500 रुपए किलो बिकता है। मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के कांटेक्ट हैं कि वो मुझसे इतना लेना चाहते हैं कि बोले आप ये चीजें हमको उरख्याले का कूटा हुआ दे दो, कोल्ड पाउंडिंग का दे दो, कोलू का टेरा हुआ तेल दे दो। हमारे पास क्या है ना, एक चीज की ये गलती हो रखी कि जो रामनगर से पैकेट में माल आता है, हम अपने माल को उसके बराबर तोल देते हैं कि वही वह हमारा माल तो स्वर्ण है, स्वर्ण। जे चीज परी ऑगमैन में कीड़ क्या लग जानी, वो चीज एकदम स्वर्ण। कीड़ा किस पे लगेगा? जो साफ होगा, जिसमें केमिकल डला होगा उसमें तो कीड़ा लगेगा नहीं कभी भी। तो हमारे पास जो जितना भी उत्पाद हो रहा है, चाहे कम हो रहा है, लेकिन हमारे उत्पाद की कीमत हमेशा ज्यादा है। इसमें मैंने जो थोड़ा सा अपनी तरफ से स्टडी किया है कि लघु उद्योग के लिए मार्केटिंग वगैरह का काम है, वो तो हमको सहकारिता के तौर पे करना पड़ेगा, एक लड़का नहीं खोलेगा, सहकारिता करेंगे। मैं जैसे मल्ला लखोरा का हूँ, मेरा पूरा मटकानी ग्राम सभा के सारे लोग मिल जाएं, या 2 ग्राम सभा के मिल जाएं, 30-40 लड़के इकट्ठे हो जाएं, सहकारिता के आधार पे काम शुरू करें, तो अकेले से तो ये काम करना, जैसे कि चक्की लगा देना, तेल प्रेस लगा देना, ये सब तो कर लेगा, लेकिन लार्ज स्केल पे काम करने के लिए हमको सहकारिता बहुत आवश्यक है। दूसरे जी, में एक है हमारे पास जो पूर्वजों के हमको दिया हुआ है, और वो हम आराम से कर सकते हैं, जो हमारा गाय पालन और बकरी पालन है। अब उसको पुराने तरीके से ना देखें, आप नए तरीके से देखें कि गाय पालन क्यों करना है, क्योंकि हमको गौमूत्र चाहिए,
और भारत से सबसे ज्यादा इस समय जो चीज आवश्यकता अमेरिका को और अन्य देशों को है वो गौमूत्र की है। तो हमारे देखो एक प्लांट लगा था तकुलसारी में, वो प्लांट अभी लगभग से बंद हो गया। क्यों? लोगों ने गाय पालना छोड़ दी। गाय से आपको एक महीने में 3,000 रुपए की आमदनी है, और गाय आपका कुछ नहीं खाएगी, वो उधर घास चरेगी, आपको ये देगी। गौमूत्र आप इकट्ठा कीजिए, अगर आप रोज 100 लीटर गौमूत्र और अपने गांव में एक उसका परिशोधन यंत्र लगा लेते हैं तो आपका खरीदार यही गांव में आके लेके जाएगा, कहीं मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। एक देसी मुर्गी पालन के लिए सरकार ने नीति बनाई है, उत्तराखंड सरकार ने, जो एक देसी मुर्गी होती है जो कलर्ड होती है, और एक है जो कड़कनाथ। तो कड़कनाथ के ऊपर सरकार ने लोन भी ऑफर किया हुआ, और बहुत सारे अंडे ऑलरेडी उत्तराखंड में हिल्स पर आ चुके हैं कोटद्वार से, कि इन अंडों से हैचिंग करा के निकाले जाएंगे। मैं एक व्यक्ति के संपर्क में हूँ, कलजी खाल, तो धर्मेंद्र जी हैं उनसे, उन्होंने बोला आपका क्षेत्र में जिसको भी ये मुर्गी पालन करना है, देखिए मेरा तो एक लॉट में 3-4 लाख का बिक जाता है, चलो मैं बोल 3-4 लाख नहीं बिकला, हमारा 2 लाख का भी बिकला, तो ये हमको एक तरह से बहुत अच्छा। और हमारे गांव में मुर्गी की बिक्री बहुत अच्छी है। बाहर से मटन खरीदना और बाहर से जो ब्रॉयलर वाला मुर्गी खरीदते हैं, फार्मी जिसको बोलते हैं सफेद रंग का, उससे अच्छा हम काला वाला मुर्गा खरीदें, उसको खाएं, जब खाते ही हैं तो उसको खाएं, क्यों? और थोड़ा आपकी सेहत भी रहेगी। तो एक वो काम है, उसमें भी आपको बहुत कुछ नहीं मेहनत करनी है। जो बकरी पालन का बताया, गाय पालन का बताया, मुर्गी पालन का बताया, इसको परिवार का हर आदमी कर सकता है, इसमें कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए। हमारे पूर्वज भी करते आ रहे हैं परंपरागत रूप से। तो जो बकरी का जूत है, जूत समझते हैं आप? जूत मींगा होता है, जो मींगा मतलब जो बकरी का मल होता है, मींगा, उसको बकरी क्रश जैसे करती है, और उसका अगर आप पाउडर बना के ड्राई कर देते हैं, वो सबसे महंगा बिकता है। और देखा होगा प्याज में आप डालते भी होंगे, याद भी होगा आपको। तो वो चीज इतनी महंगी बिकती है। वो बायो खाद का सबसे परफेक्ट उदाहरण इसलिए है कि बकरी और हिरन ये क्या करते हैं, जितनी पत्ती चरते हैं उतनी पचाते नहीं है, ये सिर्फ चरते हैं और उसको मींगे से बाहर फेंक देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं मल के द्वारा। तो बाद में जब वो मल परिशोधित होता है तो वो सबसे अच्छी खाद बनती है। एक बार का खाद बकरी का मींगा डाला हुआ 3 साल तक उस खेत में उर्वरकता बनाता है। तो आप उस खाद को बेच सकते हैं। वो तब होगा जब सहकारिता होगी, आप जाके अपना सैंपल लेके आएंगे, सैंपल पास कराएंगे, वो आपका बिक जाएगा। वैसे खरीदार यहाँ अवेलेबल है इंडिया में इस तरह की खाद के। तो हम लोग कच्चे नहीं समझने कि हम जो रामनगर से वो हमूल बना, रामनगर से हम बेहतर छी और हमूल और भी बेहतर करोड़ की लेके हम सिर्फ एक पतवार जो है चलाने की, जो गाइड करने की है हमारी नैया को, उसकी आवश्यकता कि वो सही दिशा में हो, हमारा आगे वार्तालाप सही हो। क्योंकि अब आप ये देख रहे होंगे, आपके यहाँ भी कई मोरपंखी के पेड़ लगे होंगे, कई देखे आपने? हाँ जी। यूकेलिप्टस नीलगिरी के पेड़ लगे होंगे, सफेदा के। क्यों हमारी जलवायु में ये पेड़ लगेंगे? हमको क्यों इनकी आवश्यकता है? जब हमारे यहाँ तो जो उतीस का पेड़ होता है, बुरांस का पेड़ होता है, बांस का पेड़ होता है, पैया होता है, मैया होता है, ठीक है जी। ये इतने अच्छे वनस्पति पैदा होते हैं जिनके हमको पूरे लाभ ही लाभ हैं। उसके बाद हम आर्केसिया क्यों लगाएंगे, या क्यों हम ये वाले वो लगाएंगे, नीलगिरी लगाएंगे? सरकारों की तो कई योजनाएं होती है, हमको उसको मना भी करना है भाई, नहीं हमारे यहाँ नहीं लगाना है, ये चीज का हमको कोई फायदा नहीं है। वो तो पानी खींच रही है उल्टा, हमारे यहाँ कोई लगाना है तो ये लगाइए, गुलमोहर लगाइए। और जो हमारे बिनसर में लगते हैं, मैंने वहाँ कालिंका में भी देखा होगा, वो 2 पेड़ लगा रखे हैं वहाँ पे, छोटे छोटे से, सीढ़ियों से चढ़ते हुए देखेंगे आप, देवदार के 2 पेड़ हैं वहाँ पे छोटे छोटे से। तो मेरे ख्याल से अभी हट गए या कहीं होंगे वहाँ पे। बाबा जी है ना जहाँ बुबा जी का मंदिर है, उसके आसपास में है, ध्यान रखना कभी। तो हमने ये ट्रायल किया कि अगर यहाँ पे ये पेड़ हो जाएगा देवदार का, तो हम ये पूरा कालिंका डैम में देवदार डाल लगे दूर है, क्योंकि सुंदरता उससे बनती है, उससे एक तरह देवदारू देवता का है वो कार्य। तो देवता जहां जहां होगा वहां होगा। आप जाते हैं ये ताड़केश्वर जी जाते हैं, ताड़केश्वर जी में देवदार है, टोटा मानेला में देवदार है, बिनसर देवता में देवदार है, जागेश्वर में जाइए, जागनाथ वहां पर कुल मिलाकर देवदार है। उसका उल्लेख भी आता है जागेश्वर का 12 ज्योतिर्लिंगों में, ठीक है। नागेशम द्वारका वने, दारू का वने, दारू का वने मतलब दारू का वन, दारू मतलब देवदारू का वन। तो इस प्रकार से उसका उल्लेख भी आता है। तो सर जो लड़के आ रहे हैं उनको बोलो पहले आप अपने को प्रिपेयर कीजिए, आप यही काम कर रहे हैं। जॉब तो आज नहीं तो कल आ जाएगी, ऐसी तो बात नहीं है कि जॉब हमेशा के लिए चली गई। और जितने लोग सब गए हैं वो अभी तत्काल में अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन थोड़े समय में वो एम्प्लॉयड भी हो जाएंगे, मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लड़के उसमें से रुक जाएं और वो एक सहकारी समिति स्थापित कर लें। तो इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड में एक योजना भी बना रखी है कि आपको स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे
और आपकी ट्रेनिंग भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही करेगा कि ये काम करना है और इसके लिए आपको 2 लाख रुपए। उसके लिए फॉर्म भी अवेलेबल है, आप लोग पता करेंगे। कई लोगों के फॉर्म हमने यहाँ से भरवाए हैं चित्रकूट से। चित्रकूट मतलब ये हमारा अपना मंडल है बिचला चौकोट का, चित्तौड़खाल का। तो आपके यहाँ भी ये समुदाय होगा। मैं बेरोखाल में भी मिल के आया था, तो वहां से तो मुझे कोई अभी पॉजिटिव जवाब मिला नहीं। तो मैं तो सभी बातों में रहता हूँ कि भाई वो भी मेरे आदमी, ये भी मेरे आदमी है। मेरे तो अपने व्यक्तिगत को ही स्वार्थी में छनिच क्या फायदा हो जाल तो भल है ना। फिर एक चीज और है, अपने वीरों का सम्मान करने वाली बात बताई तो हमारे यहाँ महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत जी की समाधि है दुनाव में। और चौबट्टा खाल के विधानसभा के जो विधायक है माननीय और पर्यटन मंत्री भी है श्री सतपाल महाराज जी, उनको हम नमस्कार कहते हैं। और हमारे चौबट्टा खाल के क्षेत्र के कालिंका के समीप के जिन गांवों की कुछ बातें हैं वो मैं रखना चाहता हूं, तो यदि आप मुझे परमिट करेंगे तो मैं रखूंगा। नहीं, क्यों नहीं, रखिए सर, रखिए। मुझे पता है, मैंने आपकी सुनी वहाँ पे जो टिप्पणी आपने, वहाँ पे गए थे आप जसवंत जी के वहाँ पे जन्मभूमि पे आप गए थे। हाँ, मैंने देखा था, बहुत अच्छा। लेकिन आप बता दीजिए दीपक जी, क्या कहते हैं। हाँ, तो जो जसवंत सिंह रावत जी का जो यहाँ पर क्रीड़ा स्थल बनवाया है, वहां पर जो पावर प्लांट बना है, पावर प्लांट है ना वहां पर। हाँ जी, पावर प्लांट है, वहां बिजली पैदा होती है, आपने देखा तो होगा उस पावर प्लांट का। हाँ, मैं अभी बता देता हूँ। पावर प्लांट है वहां पर, उस पावर प्लांट का नाम, पावर जनरेशन प्लांट का नाम एक तो महावीर चक्र जसवंत सिंह रावत के नाम पर एक ये होना चाहिए। ये हमारी एक मांग है। एक मांग है कि जो तिलू रौतेली का जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध यहीं दुनाव में उनकी मृत्यु हुई थी। यहीं पे उनको किसी ने मारा था, वध किया था दुनाव में। तो जो उनका युद्ध हुआ था वहां पर कालिंका धार, आपने सुना है कालिंका धार, जहां पर हॉस्पिटल है इसके ऊपर मंगरो खाल के उस तरफ को। तो कालिंका धार में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। हम ये चाहते हैं कि एक वहां पर उनकी मूर्ति लगो भव्य, मथी एकदम धार में लग जाओ, जैसे गढ़वाल कुमाऊं तो इस तरफ दिखे वो मूर्ति। वैसे क्या अच्छा कि एक ये भी प्रेरणा का स्रोत होता है। तीसरे में जो रोड्स नहीं बन पाई हैं अभी, जिसमें सबसे पहले कोठा कालिंका रोड जोड़ने का जो हमारा मेरे मन में है कि जैसे कालिंका तक रोड आएगी तो फिर यहाँ पर बस आएगी, तो यहाँ पर हमारे यात्रियों को सुविधा होगी, भक्तों को सुविधा होगी, फटाफट से आएंगे। तो वो जो 2-2.5 किलोमीटर का है कोठा से खाली डैया के लिए, या जो भी उसका और बेहतर विकल्प निकलता है, तो वो तुरंत से सरायखेत से कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे हमें गढ़वाल और कुमाऊं जाने में छोटा सा एक डिस्टेंस है वो कवर हो जाए तो अच्छा है। तीसरे में जो जोगीमढ़ी से एक रोड आनी चाहिए, जो पहले भी प्रस्तावित हुई है, मैं नई प्रपोजल नहीं रख रहा हूँ। कालिंका आएगी, 4-4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो जो रोड है जिस तरफ से भी आनी चाहिए थी या आ रही है, जब भी उसका संशोधन किया गया, वो रोड भी आए और वो भैरोडांग से होते हुए आए। भैरोडांग भी देख रखा आप लोगों ने, जो सीला के अंदर एक भैरोडांग है, उसकी भी बहुत बड़ी मान्यता है। तो थोड़ा हमको उसका भी अपलिफ्टमेंट करना है उस जगह का। तो उस तरफ से जो रोड आ रही है, और जो हमारे बेरोखाल से रिखाड़ होते हुए जो बड़िया रुढे तक पहुंचे, वो उस रोड के ऊपर भी बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से काम नहीं हो रहा। और जो कोठा से गई है तो वो तल्ला थाबड़िया के आगे मेरे ख्याल से रोड नहीं बढ़ी है, उस पर थोड़ा सक्रियता दिखानी है। जो मैं केवल इसी क्षेत्र का बता रहा हूँ जो कालिंका से संबंधित है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो एक जो रोड है, जी मैं कह देता हूँ पहले। तो जो एक रोड है जो रसिया महादेव से नाऊ के लिए गई है, नाऊ से आगे बढ़ के वो रोड इस समय हिंडोला गैरी में रुकी हुई है। वो जल्दी से जल्दी गिवाई पानी मिल जाए तो गिवाई पानी से वीर बलिदानी आनंद सिंह रावत मार्ग के से जुड़कर वो हम लोग वहां से चित्तौड़खाल को निकल सकते हैं। वो भी एक रोड का बहुत जल्दी अगर होता है तो वो हमारे लिए अच्छा है। और एक सुखद संदेश ये है कि जो पंचपोला का डांडा है, वहां से एक नहर की योजना आई है, वो नाऊ से लेके कुणे तो गांव तक आई। तो उसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार और माननीय विधायक जी को धन्यवाद भी दे देता हूँ उसी के साथ साथ, क्योंकि सभी बातें कंप्लेंट नहीं करनी, जो अच्छी बातें हैं उनको भी हमें आगे रखना चाहिए। एक और प्रश्न है, प्रश्न नहीं मेरी मांग है कि जो बवासा का गधेरा है और जो लखोरा नदी है और जो रसिया घाट है, पंचपोला का पानी बवासा के गधेरे तक मेठाना घाट के नीचे जाता है, वहां पर पानी रोक के उस पानी को पंपिंग करके लगभग से जो कालिंका का शिखर है उसके नीचे नीचे एक टैंक बनाया जाए, जिससे कि इस क्षेत्र को, गढ़ीघाट क्षेत्र को और मटखानी को पानी दिया जाए।
वो मेरी मांग है। वो मांग आप इसको एडिट आउट मत कीजिएगा, ये महाराज जी से मुझे जरूर करनी है ये मांग, कि ये पानी का जो लिफ्ट में अपलिफ्ट करोगे पानी, तो वो डैम बवासा का गधेरा मिलाकर आगे बनाना है, और वहां से पानी लिफ्ट करके कालिंका शिखर के नीचे आसपास में टैंक बनाए, और उस पानी को मटकानी और गढ़ीघाट क्षेत्र को वितरित करें। क्योंकि मटकानी, आफ्टर ऑल मटकानी में भी पानी का बहुत अभाव है, गढ़ीघाट में भी, जैसे कि थबड़िया में बहुत अभाव है पानी का, आपको ज्ञात होगा इस बात में, और 3-4 गांव में मेरे नोटिस में कि जिनमें पानी की बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। तो हमें थोड़ा सा विकासवादी भी होना, थोड़ा नहीं ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर घुड़ाना में पानी नहीं आता तो घुड़ाने के लोग सेरा जाते हैं बैग में कपड़े रखकर धोने के लिए, नहाने के लिए। तो इतनी पैथेटिक है ना गंगा यमुना की जो नदी यहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल है, तो यहाँ हम पानी के लिए तरसेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसके ऊपर हमें बड़ी शीघ्र हम चाहते हैं कि इस पे एक दृष्टि रखी जाए, और मुझे विश्वास भी है कि महाराज जी इस पे रखेंगे भी। फिर एक और पॉइंट अपनी तरफ से इधर रख देता हूँ कि हमारे जो सुरेंद्र जीना जी हैं जो MLA सल्ट हैं, तो मेरे बहुत सारे लोगों ने बोला जो मुंडा भीताकोट की रोड नहीं बनी, इस गांव की रोड नहीं बनी, तामाडेन गोलना की रोड नहीं बनी, और खड़को बनेरा की रोड नहीं बनी। कई सारी मेरे पास कंप्लेंट आई। तो देखिए मेरे तो सीमा में नहीं है ना वो सारी रोड बनाना, और ना मुझे जानकारी है, लेकिन मुझे दीपक जी ने एक इनपुट दिया बहुत सुंदर सा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि उन्होंने बोला एक कॉरिडोर। इसमें दीपक जी आपको वो करेंगे, रिप्लाई करेंगे अभी। जी जी जी, रिप्लाई नहीं, मैं इसको पॉइंट को रख देता हूं। आप कह लीजिए, अपनी बात कह लीजिए, दीपक जी सुन। हाँ जी जी। तो दीपक जी ने मुझे ये पॉइंट इनपुट दिया है, तो ऐसे सर्किट बनेगा या इस प्रकार से कॉरिडोर बनेगा, तो मैं उसी कॉरिडोर को एक चीज लेके चलता हूँ कि कॉरिडोर बने, अच्छा है, उसमें जो भी धन मिल रहा है वो हम पहले लेने के लिए तैयार भी हैं, मिल भी जाए अच्छी बात है। और जुनियागढ़ी से सरायखेत में एक हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर से कालिंका, उसका अगर एक्सटेंडेड पोर्शन लेते हैं और रोड अपनी कोठा मिल जाती है, तो रसिया महादेव, चित्तौड़ खाल और कुलांटेश्वर, ये तो लॉन्ग सर्किट हो गया यहाँ का। ये लोग यहाँ जितने आते हैं उतनी जगह जाते भी हैं, मैंने देखे हैं लोग। मैं ख्याल डैम में रोन ने तब तब पता छूती लोग बोलन सिक्किमी वक्त भी गए, वहां भी गया, वहां भी गया, वहां भी गया। उसके लिए एक हमारा टोटल सर्किट बन जाए ये। और जो छोटा सर्किट है वो इस तरह से बनेगा कि जैसे जुनियागढ़ी हो गया, सारसों का मंदिर हो गया, हनुमान मंदिर, हमारा कालिंका धाम हो गया, उसके बाद शॉर्ट जो कॉरिडोर है वो उसमें कुलांटेश्वर शामिल जरूर करना है। क्योंकि जो दर्शन करेगा देवी भगवती के, वो बोलते हैं ना सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, तो शिव जी के दर्शन भी करना अनिवार्य है, तो तभी साधना पूर्ण होगी। तो भगवती कालिंका के दर्शन करेगा तो भैरव का दर्शन तो वहीं पर हो जाता, भैरव थान तो गणित, ठीक है। उसके बाद हमारे हो गए घनियाल देवता का पूजा होगी, वहीं पे नमस्कार धूप दीप हो गया, वहीं पे हमारी दीवा हो गई, और वहीं पे हमारी उफराएं हो गई, ठीक है जी। बाकी जो शिव जी के दर्शन होंगे वो कुलांटेश्वर जाके होंगे, तो वो कुलांटेश्वर भी रोड का निर्माण हो, और अच्छा निर्माण हो, ताकि वहां पर आदमी जाए नमस्कार करे। तो अगर गाड़ी भी चली जाती है, अभी फिलहाल स्कूल तक जाती है, उसी से भी ठीक है, तो वो सर्किट में शामिल होना चाहिए, ताकि उसको भविष्य में हम इसको ले लें कि हाँ भाई ये है। और वो मेरे पास पेज चलता है मेरा कुलांटेश्वर अल्मोड़ा उत्तराखंड का, तो लोग उस पर फॉलो करके आते हैं दूर दूर से कुलांटेश्वर जी। आपने मुझे आमंत्रित किया है पैनल पे, जितने लोग आए हैं, जैसे मुझे बताया गया है कि पैनल पर भरतवाण जी आए हैं, पद्मश्री श्री प्रीतम भरतवाण, तो वो इतना सुंदर गीत उन्होंने लिखा, मैं उनको विशेष साधुवाद देना चाहता हूँ। वो बहुत पहले ही मैंने सुन लिया था, सरुली मेरे जिया लगे के, उसमें एक शब्द आता है, जन लाली ना हो घंडोली माँ, आपने सुना होगा, जन लाली ना हो घंडोली माँ। तो लाली एक शब्द ऐसा है कि वो अब किसी बच्चे से आप पूछ लेंगे तो उसको पता नहीं होगा लाली क्या होता है। और जब हमारे बोलने की भोल जान है, तो वो बोलेंगे भोल, भोल जान, भोल। ल के साथ एक और शब्द है लौ। तो जब हमारी प्रखर भाषा में एकदम शुद्ध उच्चारण होगा और हम एकदम बढ़िया ढंग से गढ़वाली और बढ़िया ढंग से कुमाऊनी बोलेंगे, तो हमारी पहचान भी उतनी पुख्ता होगी, बढ़िया होगी, और जरा हमारी बनावटी होगी। तो इस प्रकार से जैसे मीना राणा जी है, बहुत ही सुंदर है, मतलब क्या बता सकता हूँ। मैं एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा था कहीं, तो उन्होंने बोला आप मीना राणा जी को जानते हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोले वो बहुत अच्छा गाती हैं और आपके उत्तराखंड में है, ये है, वो पहले हमारे स्टूडियो में भी गाया करती थी। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि वो
उनको वो स्टूडियो वाला भी इतना मान देता है, उनका बहुत बड़ा मान सम्मान है। मैं उन सबको बड़ा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने उस विधा को जीवित रखा है। विधा का अर्थ यह है कि जैसे होना चाहिए वैसा, जो शब्द मर रहे हैं, लुप्त प्राय हो रहे हैं, उन्होंने उनको जिंदा रखा। उनको हम विशेष धन्यवाद दे रहे हैं, कलाकारों को। जिस प्रकार से अभी सभी को अवार्ड तो नहीं मिलता है, अभी जैसे कई बड़े कलाकारों को किसी तरह के अवार्ड नहीं मिल पाए, हमने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से, लेकिन हमें इनको संजोना है, इस धरोहर को सजोना है। कलाकारों को हमने अपग्रेड रखना है, उनको हमेशा हमने आगे रखना है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति के वाहक हैं। दे कैरी आवर कल्चर फॉरवर्ड। सो हम उनको भी दे रहे हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर आज इस पैनल पे हम हैं और वो पैनल पर साथ हैं, तो हमारी तरफ से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं एक रिव्यू लेना चाहता हूँ आपसे। आप मंदिर जब भी जाते हो तो आप किस तरह की सी फीलिंग्स आपको रहती है, यानी वहाँ का जो एरिया है वो आपको कैसा लगता है, और आप क्या चीज सोच के वहाँ पे सोचते हो, मतलब कितना फ्री माइंड है आपका वहाँ पे, ये रिव्यू लेना। हाँ, उसका आपको तो यकीन नहीं आएगा। वहां पर बेंच लगे हुए हैं 2 कलर वाले, देखे होंगे आपने, ऊपर रखे हुए हैं, मैंने देखे हुए हैं। हाँ ठीक है। तो वो बेंच में जैसे मैंने वहां पर जिस तरह से भी हम पहुंचा पाए, तो वो मैं पेंट कर रहा था, वो मैंने स्वयं किया हुआ है। हाँ, असेंबली पेंटिंग वेंटिंग में आपको ये बता रहा हूँ। तो जो वो पेंट कर रहा था, तो हम रात को वहां पे एक वो कर रहे थे, ऐसे तारों की वो ले रहे थे, तारों की क्या बोलते हैं उसको, एक व्यू नहीं लेते आकाश का मोबाइल से, फोटो नहीं, आकाश का व्यू लेते हैं, जैसे कि कौन सा तारा कहाँ पे है। अच्छा। उसमें एक लाइट आ रही है, बार बार उसमें एक लाइट आ रही है। हर बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हर बार एक लाइट आ रही है, जबकि वहां कोई लाइट ही नहीं है। दिया तो अंदर होता है, हम तो बाहर कर रहे हैं। तो वैसा आप समझ जाना। फिर अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझ जाइए बस। इसलिए मैंने कहा जागृत पीठ पर ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी, ज्यादा मौज मस्ती नहीं करनी, एकदम शुद्ध मन चित्त के साथ जाना है। चाहे थोड़ी देर रहो, चाहे ज्यादा रहो, लेकिन आपको एक आध्यात्मिक शांति वहां पर मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा स्वयं। जी बहुत धन्यवाद। इसके लिए भी ना धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।